हाय एवरीवन एंड इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। तो अभी तक जैसे हमने टर्मिनल के अंदर चीज़ें पढ़ी थी, अब वैसे तो कहने के लिए टर्मिनल्स के साथ हम बहुत सारी कमांड्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, पर हमने क्या किया, टर्मिनल वाले चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट और पॉपुलर चीज़ें की जिनको हम डे टू डे बेसिस पर यूज़ करेंगे। वैसे ही गिट एंड गिटहब के अंदर हम बहुत सारी एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, पर डे टू डे बेसिस में यूजुअली हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। इस चैप्टर के अंदर हम सारी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम गिट एंड गिटहब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड साथ के साथ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हम डे टू डे बेसिस में यूज़ करेंगे जब भी हम गिट एंड गिटहब की बात करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि गिट एक्चुअली होता क्या है। अब दो टर्म्स हमने सुनी होंगी, एक है गिट और एक है गिटहब। अभी तक कोर्स के अंदर कई बार हो सकता है हमने इन टर्म्स को बार बार सुना हो, इनफैक्ट हमने पहले ही आपको अपना गिटहब का अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया था। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि गिट एक्चुअली होता क्या है। जब हम गिट की बात करते हैं, गिट हमारा होता है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर की भाषा में एक ऐसा ऑनलाइन टूल होता है जो हमें हेल्प करता है टू ट्रैक चेंजेस इन कोड। जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें कोई वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है। अब अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को, अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक रात बैठेंगे और हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फिनिश कर देंगे। जनरली वैसा हैकाथॉन्स में होता है, बट जब हम नॉर्मली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हो सकता है हमें कुछ दिन लगे, हो सकता है बड़ा प्रोजेक्ट हो तो हमें कुछ हफ्ते लगे, या फिर अगर हम कंपनी के अंदर काम करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पर हम महीनों तक काम करते रहते हैं। तो ऐसे में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे तो लेट्स सपोज हमें कोई वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहले उसमें हो सकता है हम अपना फ्रंट एंड बना रहे हो, एंड उसके बाद हो सकता है हम अपना बैक एंड बिल्ड करने चलें। अब फ्रंट एंड जब बनाएंगे उसके अंदर भी स्टेजेस आएंगे। हो सकता है पहले हम अपना सारा का सारा HTML कोड लिखना पसंद करें, उसके बाद हम अपना सारा का सारा CSS कोड लिखना पसंद करें, एंड उसके बाद हम अपना सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पसंद करें। या फिर एक और अप्रोच भी होती है कि लेट्स सपोज हमारा जो पेज है या हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर अलग अलग फीचर्स हैं। एक फीचर हो सकता है कि हम साइन अप का पेज बना रहे हैं, तो साइन अप के पेज के लिए पहले HTML लिखा जाएगा, फिर CSS लिखा जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट लिखा जाएगा, फिर बैकएंड का कोड लिखा जाएगा। उसके बाद हम दूसरा एक लॉगिन का पेज बना रहे हैं और लॉगिन का फीचर है, उसके लिए भी सेम सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फीचर वाइज डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो चाहे हम किसी भी तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हो, किसी भी तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को बना रहे हो, हर बार प्रोजेक्ट्स की जनरली कुछ कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ कुछ फेजेस होते हैं। अब कई बार हो सकता है कि हमने साइन अप वाला प्रोजेक्ट बना लिया और फिर हम लॉगिन पर काम कर रहे हैं और हमने डिस्कवर किया कि लॉगिन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट का, उसके बाद हम अपने स्टेप 2 पर बढ़े, उसके बाद हम अपने स्टेप 3 पर बढ़े, एंड उसके बाद क्या आया, हमारे दिमाग में आया कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं, इसको प्रोजेक्ट को थोड़े से और अलग तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास वही सारा सेम कोड आ जाए जो हमारे पास स्टेप 1 को खत्म करने के बाद था या स्टेप 2 को खत्म करने के बाद था। तो इस तरीके से या तो हम उस कोड के अंदर मैन्युअली चेंजेस कर सकते हैं कि एक एक लाइन हम जाके डिलीट करें कि ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की थी हमने स्टेप 3 में, इसको अब डिलीट कर देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं। या फिर हमारे पास ऐसे ऑनलाइन टूल्स होते हैं जो हमारे लिए ट्रैकिंग का काम कर लेते हैं। ये टूल्स क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं कि कब हमने कोड के अंदर क्या चेंज किया। तो कभी भी अगर हमें ऐसा फील होता है नहीं हमें अभी वाले चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पुराने वाले चेंजेस चाहिए, तो हम कभी भी जाकर अपनी हिस्ट्री को देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को, एंड उसमें जिस भी स्टेज पर हम जाना चाहते हैं जहां पर हमें कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ चेंजेस किए थे, हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से उस स्टेज पर लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमें हेल्प करते हैं टू ट्रैक चेंजेस इन कोड। इसके अलावा इनका एक और काफी अच्छा यूज है कि जब भी हम ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं, अब अभी तो हो सकता है हम सोलो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, पर एक पॉइंट के बाद हम पेयर में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हम अपने किसी दोस्त के साथ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, या क्लास के अंदर हम ग्रुप में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इनफैक्ट कंपनीज के अंदर भी जब डेवलपमेंट होती है तो ऐसा नहीं है एक व्यक्ति ही बैठकर सब कुछ कर लेता है। कंपनीज के अंदर जनरली काफ़ी सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। तो उस तरीके से जब स्टेज आती है तो लेट्स सपोज ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकता है कि हमारा कोई भी डेवलपर 1 काम कर रहा हो, प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपर 2 काम कर रहा हो, प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपर 3 काम कर रहा हो, प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपर 4 काम कर रहा हो। अब वो किस तरीके से अपने कोड को शेयर करें। अब जब भी इस तरीके से शेयर होता है तो उसमें हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स काम आते हैं, और वर्जन कंट्रोल सिस्टम ये भी ट्रैक करते हैं कि अगर डेवलपर 1 है तो उसने कितना कोड लिखा, डेवलपर 2 है तो उसने कितनी लाइनें ऐड की, क्या दोनों ने सेम फाइल के अंदर सेम जगह तो नहीं चेंज कर दिया, और अगर दोनों ने सेम फाइल के अंदर कभी चेंज कर दिया है तो उनमें से दोनों में से किसका कोड रखा जाएगा। तो इस तरीके की काफ़ी सारी
प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉल्व करते हैं। तो मेजरली जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसमें से सबसे पहला तो आ जाता है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं। एंड दूसरा, ये हमें हेल्प करते हैं टू कोलैबोरेट यानी दूसरों के साथ एक ग्रुप सिस्टम के अंदर काम करने में हेल्प करते हैं। उस सिस्टम के अंदर जो इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। अब गिट क्या है? एक तरीके का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब ऐसा नहीं है कि गिट अकेला वर्जन कंट्रोल सिस्टम है हमारे मार्केट के अंदर, और भी काफ़ी सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, लेकिन गिट हमारे पास फ्री है, यानी कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, हमें इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ओपन सोर्स है, ये सबके लिए एक्सेसिबल है, चाहे किसी इंडिविजुअल को यूज़ करना हो, चाहे किसी कंपनी को यूज़ करना हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं है। हम चाहें तो खुद जाकर गिट कैसे काम करता है उसको समझ सकते हैं। उसकी रेपोजिटरीज यानी ऑनलाइन फोल्डर्स हमारे पास, कोड अवेलेबल होता है, हम उसे जाकर देख सकते हैं, हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ के साथ गिट सबसे पॉपुलर है, चाहे इंडिविजुअल यूजेज की बात हो गई या फिर चाहे हम कंपनी के अंदर जाके किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, मैक्सिमम जगह आपको गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गिट काफी फास्ट है और काफी स्केलेबल है, जो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ काम करने में भी हेल्प कर देता है। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम गिट को एंड गिटहब को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब इसके साथ साथ एक और स्पेशल चीज, अब यहाँ पर जब हम गिट की बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, गिट हमारा एक टूल है जिसे हम यूज करते हैं, पर एक्चुअली अगर हम गिटहब को अच्छे से जानते हैं तो उसे हम एज अ स्किल भी अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और अगर हमें स्किल की तरह भी नहीं करना, तो एक बार हमने गिट एंड गिटहब को चलाना सीख लिया तो उसके बाद रेज्यूमे में जाकर जहाँ हम अपनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लिखते हैं वहां पर हम स्पेशली मेंशन कर सकते हैं कि हमें गिट एंड गिटहब के साथ भी काम करना आता है। तो ये तो हो गई हमारे गिट की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गिटहब क्या है। गिट तो हमारे पास एक ऑनलाइन टूल है जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो चीज़ें ट्रैक करता है, कोलैबोरेट करने में हेल्प करता है, कई सारी उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं। पर गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपनी रेपोजिटरीज ऑनलाइन होस्ट करते हैं। तो गिटहब इज बेस्ड ऑन गिट, यानी जो काम गिट एक टूल, एक सॉफ्टवेयर करता था, वही सेम काम गिटहब एक वेबसाइट कर देती है। तो गिटहब हमारी एक वेबसाइट है जिसको हम समझ सकते हैं कि ये टेक्निकल टर्म्स वाला फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम अपनी सारी फोटोज लिख सकते हैं। अब कोई अगर एक्टर होगा या कोई मॉडलिंग एजेंसी में होगा तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, या तो कंपनी को अपना पोर्टफोलियो भेजेगा, या फिर वो हो सकते हैं साथ के साथ अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज दें कि हमारे इस तरीके के शूट्स हुए हैं या इस तरीके का कॉन्टेंट हम डालते हैं। तो वैसे ही एज अ डेवलपर अगर हमें किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो हम अपना रेज्यूमे तो भेजते ही हैं, साथ के साथ अपनी गिटहब प्रोफाइल भी भेजते हैं। तो गिटहब ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर हम अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके ऊपर जाकर हम अपने प्रोजेक्ट्स को जनरली अपलोड करते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जितना भी कोड होता है, कोई भी अगर हायरिंग मैनेजर है या HR है वो जाकर हमारी गिटहब प्रोफाइल पर जा सकते हैं एंड गिटहब प्रोफाइल के अंदर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमने किन टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट्स बनाए थे या कब उन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, कौन कौन सी लाइन ऑफ कोड है जो हमने लिख रखी है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से थोड़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति को गिटहब चलाना तो आता ही है, साथ के साथ इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स वहां पर डाल भी रखे हैं। तो गिटहब क्या है? गिटहब हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर जनरली हम अपनी प्रोजेक्ट्स, या इनको हम रेपोजिटरीज भी कहते हैं। रेपोजिटरीज यानी हमारे फोल्डर्स, तो जो हमारे फोल्डर्स होते हैं जिनको हम ऑनलाइन होस्ट करते हैं उसको रेपोजिटरी या शॉर्ट में हम उन्हें रेपो भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर हम अपनी रेपोज को होस्ट करते हैं। अब ऑलरेडी आई होप कि हम सभी ने गिटहब का अकाउंट बना लिया होगा। अगर नहीं भी बनाया है तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास कोई भी ईमेल आईडी है, जैसे यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ईमेल आईडी बनाई है डेल्टा स्टूडेंट के नाम से। तो इस तरीके से हो सकता है हमारे पास कोई भी ईमेल आईडी हो, चाहे वो जीमेल आईडी है, चाहे वो किसी कंपनी की आईडी है या हमारे कॉलेज की आईडी है, पर जनरली प्रेफर करिए कि गिटहब के लिए हम अपनी कोई पर्सनल ईमेल आईडी या जीमेल आईडी यूज़ करें, क्योंकि कॉलेज की आईडी हो सकता है एक पॉइंट के बाद काम ना करे, पर हम तो अपनी गिटहब की आईडी एक ही बनाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट जनरली एक ही होता है, फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट एक ही होते हैं, वैसे गिटहब अकाउंट भी एक ही होता है जिसके ऊपर हम अपने सारे कोड्स अपलोड करेंगे थ्रू आउट आवर लाइफ। तो इसीलिए अपनी पर्सनल ईमेल आईडी के साथ काम करना है। हम क्या कर सकते हैं, सीधा गिटहब पर जाकर हम साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करके सबसे पहले तो हमसे हमारी आईडी मांगी जाएगी, तो वी कैन राइट deltastudent@apnacollege.in, कंटिन्यू। तो अब अपने लिए हम कोई पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं सिक्योर सा, इसे कर लेते हैं कंटिन्यू, और हम अपने लिए कोई भी यूज़र नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली जो हमारा यूज़र नेम होता है हम उसे अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रखते हैं। अगर आपका कोई कॉमन नाम है जैसे राहुल कुमार, नेहा कुमारी, इस तरीके का अगर कॉमन नाम है तो उस केस में हम अपना नाम एंड उसके बाद कुछ और साथ में अपेंड कर सकते हैं, कोई नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ या इस तरीके से।
तो लेट मी राइट डेल्टा स्टूडेंट 101, ये अवेलेबल है और इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। अब मुझे अपडेट्स नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, इसको भी कर लेते हैं कंटिन्यू। वेरीफाई कर लेते हैं इफ़ वी आर अ जेन्युइन पर्सन। तो ये हमारे पास कोई कोड आया होगा एंड कोड को हम जाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। हम चूज़ कर सकते हैं कि हम टीम में काम करने वाले हैं नहीं। अभी के लिए आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं बस अकेले काम करूँगी। टीचर है, स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने कर दिया कंटिन्यू। एंड इसके बाद हम चाहें तो चूज़ कर सकते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर्स हमें चाहिए। हम कोलैबोरेटिव कोडिंग करने वाले हैं अभी के लिए। ऑटोमेशन CI/CD थोड़ी सी आगे की चीज़ें, उनको अभी के लिए हम नहीं करेंगे। हम कम्युनिटी देखने वाले हैं, इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। एंड इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ सकता है पेमेंट का, पर हम फ्री अकाउंट ही यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इनफैक्ट अगर आप अपनी स्कूल की ईमेल आईडी या कॉलेज की ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करते हैं तो गिटहब आपको काफ़ी सारे फीचर्स दे देता है। तो एक और पैरेलल तरीका ये हो सकता है कि अपनी पर्सनल ईमेल आईडी के साथ तो आप गिटहब का अकाउंट बना ही लें, साथ के साथ कॉलेज ईमेल आईडी के साथ एक पैरेलल अकाउंट बना लें, जिससे आप गिटहब के कुछ कुछ फीचर्स या एक्स्ट्रा क्रेडिट्स वहाँ पर मिलते हैं जब तक आप अपने कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तो इस तरीके का पेज, डैशबोर्ड पेज हमारे पास आएगा। तो ये हमारा गिटहब का डैशबोर्ड है। पर जनरली हम इस पेज के साथ नहीं, हम क्या करते हैं, राइट में हमारा प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा और इसमें हम चाहें तो हम अपनी रेपोजिटरीज देख सकते हैं, यानी वो प्रोजेक्ट्स जो हमने अपलोड कर रखे हैं यहाँ पर, या फिर हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो अपनी प्रोफाइल पर जाते हैं और ये हमारा प्रोफाइल का पेज है। अब गिटहब के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। ये हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखते हैं कि हमने कब कब कोड जो है या हमने कब कब गिटहब को यूज़ किया है कुछ भी काम करने के लिए। यहाँ हम अपनी प्रोफाइल को चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ हमें अपनी सारी रेपोजिटरीज दिखने वाली हैं, यहाँ सारे प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं एंड इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हम हैं जो यहाँ पर कर सकते हैं। अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैं आपको एक गिटहब का अकाउंट दिखाऊं तो ये अपना कॉलेज का हमने गिटहब का अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पर अपना कॉलेज की हम प्रोफाइल पर आ जाते हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल के ऊपर रेपोजिटरीज़ में जाएं तो कई सारी रेपोजिटरीज़ हमें दिखेंगी। हम डेल्टा वाली रेपो में जाएं तो ये वही रेपो है जिसके ऊपर आपको कुछ कुछ कोड्स या कुछ कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइडेड थे। तो अब जाकर आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। होपफुली इस ट्यूटोरियल के बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं इस रेपो के अंदर। इसके अंदर HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS यूज़ हुआ है। तो यहाँ कई सारी फाइल्स दिख रही हैं। फोल्डर है CSS का, ये JS का फोल्डर है, ये गिट इग्नोर नाम की फाइल है, ये readme.md नाम की फाइल है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, कुछ 16 कमिट्स करके लिखा हुआ है। हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम एक बार गिटहब को खोलते हैं हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दिखती है। उस इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टुकड़ों में तोड़कर कैसे समझना है उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये तो हो गया एक एग्जिस्टिंग पेज हमारा। अगर नया अकाउंट बनाए तो वो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा। और अब गिटहब पर हम कुछ कुछ चीज़ें करके देखते हैं एंड उसके बाद हम अपने गिट को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले गिटहब पे अकाउंट हमने ऑलरेडी बना लिया है, या अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट था तो उस पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है टू क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी, यानी न्यू रेपोजिटरी या न्यू फोल्डर या नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं गिटहब से। तो हम एक डेल्टा डेमो नाम का प्रोजेक्ट बनाएंगे गिटहब पर जाकर। तो जब भी हम अपनी गिटहब की प्रोफाइल पर होते हैं हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। हम चाहें तो हम रेपोजिटरीज के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का न्यू दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे लिए क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी का पूरा एक पेज आ जाएगा। इसमें सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है कौन इस रेपो का ओनर होगा। इस रेपो का ओनर होने वाला है डेल्टा स्टूडेंट 101। रेपोजिटरी का क्या नाम रखेंगे हम? इसका हम नाम रखने वाले हैं डेल्टा -डेमो। तो डेल्टा डेमो नाम से ये नाम अवेलेबल है, मतलब हमने पहले डेल्टा डेमो की कोई रेपो नहीं बनाई है अपने इस अकाउंट के अंदर, तो हम इस नाम को यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी रेपो के लिए। ये वैसे तो ऑप्शनल है बट डिस्क्रिप्शन लिखना जनरली एक अच्छी चीज़ होती है। दिस इज़ अ डेमो फॉर गिट एंड गिटहब क्लास। हम फिर ये दो ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। एक तो है कि हम पब्लिक रेपोज बना सकते हैं, एक हम प्राइवेट रेपोज बना सकते हैं। तो पब्लिक रेपोज जनरली वो होती हैं जो सबको दिखाई देती हैं, मतलब हमने अपने अकाउंट में बना ली तो उसको कोई और अगर हमारा अकाउंट देखने आ रहा है तो वो देख सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोफाइल होती है, पर यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोफाइल नहीं है। प्रोफाइल तो हर कोई देख सकता है, पर पब्लिक एंड प्राइवेट फोटोज हैं। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर हम स्टोरी लगाते हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं जो पब्लिक होती हैं जो हर कोई देख सकता है, कुछ स्टोरीज होती हैं जो सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को दिखाई देती हैं।
सकती हैं। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप चाहते हैं कोई भी आकर देख ले मेरी प्रोफाइल पर, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप चाहते हैं कि अभी मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो अभी मैं सबको दिखाना नहीं चाहता, या फिर इंटरनली जब ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करती हैं, जैसे जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट का काम चल रहा था और हमने गिटहब के ऊपर ही कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट को बिल्ड किया था, तो हमारा प्रोजेक्ट प्राइवेट रहता था। ऐसा नहीं है कोई भी जाकर माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में, गिटहब अकाउंट में जाएगा और वहां पर जाकर उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेगा। तो कुछ प्राइवेट रेपोजिटरीज होती हैं और कुछ पब्लिक रेपोजिटरीज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके का काम वहां पर करना चाह रहे हैं। तो हम जनरली अपनी रेपोजिटरीज को पब्लिक रखेंगे, ये भी जरूर ध्यान रखना है। अगर कोई भी गिटहब के प्रोजेक्ट का लिंक हम अपने रेज्यूमे के अंदर डाल रहे हैं तो ये जरूर इंश्योर करना है कि रेज्यूमे के अंदर जो लिंक्स डले हैं वो सारे पब्लिक हों, ताकि रिक्रूटर या एचआर या कोई भी इंटरव्यूअर आपका जो है वो जाकर उन पब्लिक लिंक्स को एक्सेस कर पाए। तो हम इसे पब्लिक ही छोड़ देते हैं। और साथ के साथ हमारे पास एक ऑप्शन आता है टू इनिशियलाइज अ रीडमी फाइल। एक रीडमी फाइल क्या होती है? readme.md नाम की बाय डिफॉल्ट हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जनरली रेपोज के अंदर। अब इसे क्रिएट करना कंप्लीटली ऑप्शनल होता है, मतलब कंपलसरी नहीं है। हम चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं इस फाइल को, हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं। MD का, अब जैसे हमारे पास अलग अलग एक्सटेंशंस होती हैं, .html, .js, .css, वैसे ही हमारे पास .md भी होती है। MD की फुल फॉर्म होती है मार्कडाउन, यानी ये हमारी ऐसी फाइल है, जैसे हमने मार्कअप सुना होगा जब हमने HTML की बात की थी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वो क्या करता है, हमें मार्कअप बताता है। तो वैसा सा ही सिमिलर सा हम मार्कडाउन को समझ सकते हैं कि जो readme.md नाम की फाइल है ये हमें बताती है कि हमारा प्रोजेक्ट क्यों बना है, मतलब प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट को हमने क्यों बनाया है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इस प्रोजेक्ट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट या जो भी रेपो हम बना रहे हैं उसके बारे में जो हमें डिटेल्स देनी है किसी भी पढ़ने वाले को, उन सारी डिटेल्स को हम अपनी रीडमी नाम की फाइल के अंदर डालते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। तो हम चाहें तो इस रीडमी को इनिशियलाइज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करें। तो एक गुड प्रैक्टिस हमेशा होती है कि हम एक रीडमी फाइल को इनिशियलाइज करें, उसको रखें। तो एक रीडमी फाइल के साथ हम अपनी एक रेपो को क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा नया अकाउंट है जिसके अंदर एक नई रेपो क्रिएट हो गई। तो यहाँ ऊपर दिख रहा है कि डेल्टा स्टूडेंट 101 के अंदर डेल्टा डेमो नाम की एक रेपो क्रिएट हो गई। तो अभी हम उस रेपोजिटरी के अंदर है। कभी भी चाहें तो हम अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, नहीं तो हम अपनी रेपोजिटरीज में जा सकते हैं। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है मेरे पास कितनी रेपो हैं, रेपो काउंट दिख रहा है =1। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर चले जाएंगे और जब भी हम किसी भी रेपो के अंदर होते हैं ये पेज हमें दिखाई देता है। अब इस पेज को समझने के लिए सबसे पहले तो ये हमारा कोड वाला सेक्शन है, तो कोड टैब के अंदर हमें यहाँ पे ये मेन जैसी चीज़ कोई दिखाई दे रही है, डिफ़ॉल्ट ब्रांचेस हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, पर ब्रांचेस जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर ये readme.md नाम की फाइल मुझे दिखाई दे रही है जिसके आगे इनिशियल कमिट लिखा हुआ आ रहा है और ये मेरी readme.md है। तो readme.md फाइल तो है ही, प्लस उस फाइल का डेटा भी हमारे कोड वाले पेज पर हमें दिखाई देता है कि इस रीडमी के अंदर क्या लिखा हुआ है। उस रीडमी के अंदर एक तो टाइटल लिखा हुआ है डेल्टा डेमो और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है दिस इज डेमो फॉर गिट एंड गिटहब क्लास। तो ये रीडमी के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर कल को जाकर आप डेल्टा स्टूडेंट 101 की प्रोफाइल पर जाते हैं तो आपको भी सेम चीज़ें दिखाई देंगी। अब ये कमिट क्या होता है, या यहाँ पर ये जो वन कमिट जैसी चीज़ लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। कमिट्स को वैसे तो बाद में जाकर हम डिटेल में समझेंगे। तो कमिट का जनरल मतलब होता है कि हमने कोई चेंज किया है। तो कमिट्स हमारे सारे के सारे चेंजेस को बताते हैं। और जब भी गिट के अंदर चेंजेस होते हैं तो जनरली इंटरनली चेंजेस 2 स्टेप्स के अंदर होते हैं। 2 स्टेप्स के अंदर ऐसे होते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने चेंज को ऐड करते हैं। लेट्स सपोज चेंज क्या हो सकता है कि हमने फाइल के अंदर कुछ चेंज किया है, हमने किसी कोड को चेंज किया है, हमने किसी फाइल को डिलीट कर दिया है, हमने कोई नई फाइल क्रिएट कर दी है। तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम एक सिंगल डॉट भी चेंज करते हैं तो वो भी एक वैलिड चेंज होता है। तो पहले तो चेंजेस को ऐड किया जाता है, फिर उन चेंजेस को हम कमिट करते हैं। कमिट करने का होता है उसको मेमोरी के अंदर छाप देते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने किसी को लेटर लिखा, तो पहले तो है कि हमने सिर्फ किसी को एक ब्लैंक लेटर लिया और उसके अंदर अपना पूरा का पूरा मैसेज लिख दिया। मैसेज लिखने का मतलब है कि हमने चेंज को ऐड कर दिया, कि हमने कोई चेंज किया है, सच्ची बात है, और वो चेंज हमें दिखाई भी दे रहा है, पर अभी वो चेंज फाइनल नहीं है। उस लेटर के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक स्टैंप लगाना पड़ेगा ताकि वो लेटर फाइनली हम जाकर पोस्ट कर पाए। तो स्टैंप लगाने का मतलब कमिट करना होता है। तो कुछ एक्चुअल जब हम चेंज कर देते हैं वो तो हमारा होता है कि हमने कुछ ऐड कर दिया, और जब फाइनल स्टैंप, फाइनल ठप्पा लग जाता है उसको हम कहते हैं कि हमने कुछ कमिट कर दिया। तो जो
जो भी चेंज होते हैं रेपोजिटरीज के अंदर 2 स्टेप्स में होते हैं। कई डेवलपर्स कहते हैं कि जो ऐड वाला स्टेप होता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप है, इसका डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो गिटहब को चेंज करके डायरेक्टली कमिट करना अलाउ करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ऐड वाले स्टेप के भी काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, काफ़ी सारे इंटरनल यूजेस होते हैं। पर हमारे लिए समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी कोई चेंज होता है वो 2 स्टेप्स में होता है गिट के अंदर, ऐड और कमिट की फॉर्म में। लेकिन गिटहब उस चीज़ को थोड़ा सा आसान कर देता है। गिटहब क्या करता है, हमें सीधा कमिट्स दिखाता है। कमिट्स यानी कि आपने लास्ट टाइम क्या चेंज किया था और उस पर स्टैम्प भी लग चुका है, यानी कमिट पूरा, चेंज पूरा हो चुका है। अब कमिट को, ये हमारा इनिशियल कमिट था, इस पर क्लिक करें अगर हम, तो हमें ये चीज़ दिखाई देगी, इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि readme.md में जाकर आपने क्या किया, आपने ये ग्रीन में जो एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारे नए चेंजेस हैं कि आपने पहले तो ये चीज़ ऐड करी, फिर आपने ये चीज़ ऐड करी। तो ग्रीन और रेड में यूजुअली 2 तरीके के चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। एक होंगे ग्रीन के अंदर चेंजेस, जो चीज़ें हमने पॉजिटिव ऐड की, और एक होंगे रेड कलर के चेंजेस जिसमें वो चीज़ें जो हमने डिलीट की या वो चीज़ें जिनको हमने मॉडिफाई किया वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब क्योंकि हमने रीडमी फाइल नई बनाई है तो उसके अंदर सारे के सारे चेंजेस अभी हमारे पॉजिटिव ही हैं, तो ये हमारी चेंजेस हैं। अब हम चाहें तो अपनी रीडमी के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। कोड के अंदर जाएंगे और रीडमी के सामने जो पेंसिल वाला ऑप्शन है, दिस इज माय एडिट ऑप्शन, एडिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए इस तरीके का पेज खुलेगा। तो ये गिटहब के ऊपर ही मेरी रीडमी फाइल खुल गई। तो यहाँ हम गिटहब पर जाकर ही अपनी रीडमी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हमें अलग से गिटहब से कोड अपने लैपटॉप के अंदर सेव करके फिर ज़रूरी नहीं है चेंजेस करना, वो भी तरीका है, पर हम चाहें तो डायरेक्टली रीडमी पर चेंजेस अपने गिटहब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज अ डेमो फॉर गिट एंड गिटहब क्लास। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर बहुत छोटा सा चेंज करते हैं, हम सिर्फ एक डॉट लगाते हैं। लास्ट में क्या किया, सिर्फ एक डॉट लगाया हमने, और इस भी चेंज को हमें कमिट करना पड़ेगा। तो हर छोटा जो चेंज होता है वो काउंट होता है प्रोजेक्ट के अंदर। ये हमने चेंज कर दिया, अब करेंगे कमिट चेंजेस पर क्लिक। तो यहाँ कमिट जब भी करते हैं, मतलब स्टैम्प जब भी लगता है हमारे पेपर के ऊपर चेंज के साथ, तो उसके साथ हमें कोई मैसेज लिखना पड़ता है, और ये मैसेज मीनिंगफुल होते हैं। इनको बताना पड़ता है कि अब क्या कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कल को जाकर आप बात करें कि पुराने हमने क्या क्या चेंजेस किए थे तो हमें समझ में आए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपनी रीडमी एमडी को। सिर्फ इतना लिखेंगे, ये अभी क्या ऑप्शंस है इनको छोड़ देंगे। बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन मेन ब्रांच वाला सिलेक्ट करना है और कमिट चेंजेस पर हम क्लिक कर देंगे। चेंजेस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ हमें डॉट दिखाई दे रहा है, दोबारा से कोड पर क्लिक कर देंगे, और अब जब जाएंगे तो इस फाइल के अंदर लास्ट में हमें डॉट दिखाई दे रहा है, और यहाँ जहाँ पर इनिशियल कमिट लिखा हुआ था यहाँ पर क्या आ रहा है, अब यहाँ पर अपडेट readme.md आ रहा है। मतलब जो लास्ट कमिट होता है, जो सबसे लेटेस्ट कमिट होता है, लेटेस्ट चेंज होता है हमारा गिटहब के ऊपर, फाइल्स के ऊपर, वही चेंज दिखता है कि इस फाइल में लास्ट चेंज क्या हुआ था। हम चाहें तो इस चेंज के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक किया तो ये पेज खुल गया। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये डेल्टा डेमो तो सेम ही दिखा रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने चेंज नहीं किया। ये जो एक लाइन रेड में दिखा रहा है, एक लाइन ग्रीन में दिखा रहा है। रेड वाली लाइन में क्या है, सेम चीज़ लिखी हुई है, बस लास्ट में डॉट नहीं है, और ग्रीन वाली लाइन में हमने डॉट दिखा दिया। इसको कहने का बेसिक मतलब ये है कि पहले फाइल ऐसी दिखती थी, अब फाइल के अंदर इस लाइन के अंदर ये चेंज हो गया, तो नई वाली जो लाइन है वो ऐसी दिखती है। यहाँ पर दिख भी रहा है शोइंग 1 चेंज्ड फाइल, यानी एक फाइल चेंज हुई है विद 1 एडिशन एंड 1 डिलीशन, यानी एक एडिशन हुआ है सेकंड वाली लाइन का और एक डिलीशन हुआ है इस फर्स्ट वाली लाइन का। तो बेसिकली सेम लाइन के अंदर भी चेंज किया है तो उसको भी एडिशन डिलीशन की तरह काउंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी कमिट को जा सकते हैं, उसकी डिटेल देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर उस कमिट ने, उस जब हमने स्टैम्प लगाया था तो लेटर के अंदर क्या क्या चेंजेस किए थे हमने। वही सेम चीज़ है कि जब हमने कमिट किया तो अपनी फाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस किए थे हमने। अब हम चाहें तो अपनी फाइल्स को हम डायरेक्टली गिटहब से ही डिलीट कर सकते हैं, यानी readme.md पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे। हम चाहें तो कई बार फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो उनकी रॉ फाइल्स हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर ये 3 डॉट्स पर जाकर क्लिक करेंगे तो कई सारे हमारे पास ऑप्शन आते हैं। डाउनलोड का शॉर्टकट हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शंस आएंगे। एक हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीट फाइल का, तो हम चाहें तो अपनी readme.md को डिलीट भी कर सकते हैं। पर डिलीट करने से पहले, क्योंकि डिलीट करना फाइल को भी एक खुद में चेंज है, फाइल्स को ऐड करना, उनके अंदर कोड को चेंज करना, या उनके अंदर या फाइल को ही कंप्लीटली डिलीट कर देना, ये सारे के सारे चेंजेस हैं। और जब भी कोई चेंज आता है हमें उस चेंज को फाइनल करने के लिए कमिट करना पड़ता है। तो यहाँ कमिट करने के लिए ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है कि आप डिलीट readme.md लिख सकते हो अपने कमिट के अंदर मैसेज, एंड यहाँ पर क्लिक करके हम अपनी रीडमी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, अभी के लिए हम अपनी readme.md को इतना ही रखेंगे, एंड क्योंकि हम इसके साथ थोड़ा काम करने वाले हैं।
अब यहाँ तक तो हमने सीखा कि हम गिटहब के ऊपर कैसे काम करते हैं। अब गिटहब जनरली क्योंकि ऐसा इंटरफेस है, एक वेबसाइट ही है जिसको यूज़ करना काफ़ी आसान है किसी भी डेवलपर के लिए या किसी भी नॉर्मल यूज़र के लिए। तो गिटहब को देखकर कई सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत समझ में आती हैं। पर जनरली जब हम अच्छे खासे लेवल का डेवलपमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हम गिटहब को तो यूज़ करते ही हैं, पर उसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं। हम डायरेक्टली गिट को यूज़ करते हैं। और गिट को कैसे यूज़ करते हैं? गिट को हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टर्मिनल। अब जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर हम चाहें तो फोल्डर को राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, हम चाहें तो नई फाइल्स को भी खुद से बना सकते हैं, VS कोड के अंदर नई फाइल्स बना सकते हैं, पर वही सारे काम हम टर्मिनल से भी कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है गिटहब एंड गिट का। हम चाहें तो गिटहब के ऊपर ही मोस्टली चीज़ें कर सकते हैं, हम चाहे तो कमिट कर सकते हैं, हम चाहे तो फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, बट जनरली गुड डेवलपर प्रैक्टिस होती है कि गिटहब हमें चलाना आना चाहिए, लेकिन जो हमारे प्राइमरी चेंजेस हम डे टू डे बेसिस पर करेंगे वो गिट को यूज़ करके करेंगे। तो बात करते हैं कि गिट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब गिट को यूज़ करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पॉपुलर तरीका और जिसको हम भी यूज़ करेंगे वो है यूजिंग कमांड लाइन। कि हम क्या करेंगे, जैसे हम टर्मिनल को यूज़ करते थे, हम टर्मिनल के थ्रू ही अपने गिट को यूज़ करेंगे। अब मैक ओएस के अंदर जनरली हमारा जो गिट होता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो आप मैक या लिनक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आप टर्मिनल खोलेंगे और हम टेस्ट कर सकते हैं गिट -- वर्जन लिख के कि हमारा गिट वहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। और जो भी स्टूडेंट विंडोज़ वाले हैं उनके लिए तो ऑलरेडी हमने गिट को इंस्टॉल करा दिया था। तो जो हमने टर्मिनल वाली क्लास में गिट बैश को इंस्टॉल किया था उसके अंदर गिट आपको ऑलरेडी दिखेगा। तो आप भी गिट -- वर्जन टाइप करके चेक कर सकते हैं। अगर कुछ वर्जन प्रिंट होगा तो मतलब गिट को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो एक बार अपने सिस्टम पर भी मैं कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा टर्मिनल, इसके अंदर हमने टाइप किया गिट -- वर्जन। तो क्या हुआ, हमारे गिट का वर्जन आ गया। इसके अलावा हम चाहें तो कई सारी गिट कमांड्स भी देख सकते हैं। हम सिंपली गिट टाइप करेंगे तो गिट की कई सारी डिफरेंट कमांड्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो ये कई सारी कमांड्स हैं जिनको हम सीखने वाले कि क्लोन क्या होता है, इनिट क्या होता है, ऐड क्या होता है, rm तो हमें पता ही है, इट इज़ यूज टू रिमूव फाइल्स, लॉग क्या होता है, डिफ क्या होता है, ब्रांच, कमिट, मर्ज, इस तरीके की कई सारी डिफरेंट कमांड्स को हम सीखने वाले हैं। तो इसको कर देते हैं क्लियर। तो ऑब्वियसली इस सिस्टम के अंदर गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप विंडोज़ पर हैं तो गिट बैश हमने किया था, वहाँ पर भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड जनरली मैक लिनक्स के अंदर होता है। तो अगर इंस्टॉल्ड नहीं भी है तो हम जा सकते हैं गिट SCM पर। तो जैसे ही हम गिट SCM पर जाएंगे, यहाँ हमें इस वाले लिंक पर यानी gitscm.com/downloads पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप मैक पर हैं तो आप मैक के लिए गिट को डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स पे हैं तो लिनक्स के लिए कर सकते हैं, विंडोज़ पर हैं तो हम विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका होता है गिट को यूज़ करने का, विच इज़ यूजिंग कमांड लाइन, जिस तरीके को हम भी यूज़ करेंगे। दूसरा एक तरीका होता है कि कई सारे जो IDs या कोड एडिटर्स होते हैं, जैसे VS कोड भी हो गया, उनके अंदर कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं और उन एक्सटेंशन की हेल्प से हम अपने गिट को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कुछ GUIs होते हैं, जैसे इनमें से एक का नाम ये है। और इन GUI क्लाइंट्स को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग द सेम गिट लिंक। बट जनरली हम इनको नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बेस्ट तरीका सीखेंगे विच इज़ यूजिंग कमांड लाइन। अब कमांड लाइन को यूज़ करने के पीछे कई सारी रीजंस है। सबसे पहला, ये काफ़ी पॉपुलर है। दूसरा, अगर हम एक बार सीख गए कमांड लाइन को यूज़ करना, जो जैसे टर्मिनल को यूज़ करना आसान था, वैसे ही कमांड लाइन से गिट को यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। इसके अलावा ये जो कमांड लाइन से यूज़ करने का तरीका है, इट इज़ फास्टर एंड इट हैज़ नो लिमिटेशन। यानी कई बार हो सकता है हम GUIs को या एक्सटेंशंस को या दूसरी चीज़ों को यूज़ करें तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट आए जहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम ना कर पाएँ, पर कमांड लाइन को यूज़ करके गिट की हम सारी की सारी चीज़ें कर पाते हैं, चाहे वो कितनी भी बेसिक या कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो। तो इसीलिए हम कमांड लाइन से अपने गिट को यूज़ करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने गिट को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। गिट को कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें पहले से ही सेटअप कर देना। सबसे पहली चीज़ जो हम सेटअप करेंगे वो है यूज़र नेम और हमारा ईमेल। यानी गिट को पता होना चाहिए इंटरनली, अगर हम गिट को यूज़ कर रहे हैं तो उसे पता होना चाहिए कि हम कौन से नाम से अपने कमिट्स या सारे के सारे चेंजेस करना चाहते हैं और हम कौन सी ईमेल आईडी से सारे चेंजेस करना चाहते हैं। तो गिट को कॉन्फ़िग करने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट कॉन्फ़िग, एंड उसके बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास लोकल ऑप्शन, एक होता है हमारे पास सिस्टम। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं ग्लोबल, तो एक हमारे पास ग्लोबल ऑप्शन होता है, एक हमारे पास लोकल ऑप्शन होता है। ग्लोबल का मतलब है कि अपने सिस्टम के अंदर जितनी भी जगह हम गिट को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम यही ईमेल आईडी और यही नाम रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल को प्रेफर करेंगे, ग्लोबल लिखेंगे, फिर हम user.name लिखेंगे, ईमेल के लिए user.email लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर अपना नेम एंड ईमेल। कॉन्फ़िगर करने का बेसिक मतलब यहाँ पर यह है कि हम अपनी डिटेल्स अपने गिट के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो वो चीज़ एक बार करते हैं। हम यहाँ पर आ जाएंगे और हम लिखेंगे git config -- global
एंड उसके बाद यूज़र डॉट नेम में हम लिखने वाले हैं डेल्टा स्टूडेंट। तो ये मैंने थोड़ा सा जेनेरिक नाम रख दिया है, ऑल्दो मेरी जो गिटहब प्रोफाइल है उसका नाम है श्रद्धा खापरा, तो वही चीज़ हम रखेंगे। आप भी अगर लिखेंगे तो आपको भी अपना नाम लिखना है, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेल्टा स्टूडेंट। तो ये हो गया है। एंड इसके साथ साथ अब हम अपनी ईमेल की बात करते हैं। पहले तो इससे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, और अब हम लिख सकते हैं git config -list। एंटर किया तो यहाँ से हमारी डिटेल्स आ गई। अब ये जो credentials डॉट हेल्पर है इसको अभी के लिए इग्नोर करना है। यूज़र नेम में हमें दिखाई दे रहा है जो हमने यूज़र नेम लिखा था वही आया है। यूज़र डॉट ईमेल में हमें दिखाई दे रहा है जो हमने ईमेल लिखी थी वही आ रही है। अगर आप गलती से कुछ टाइप कर देते हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, दोबारा वही कमांड लिखनी है और इस बार सही चीज़ टाइप करके एंटर कर देना है, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो ये तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया अपने गिट को। पर इसके साथ साथ एक तो तरीका है कि हम यहीं पर इसी टर्मिनल विंडो पर, या अगर आप गिट बैश पर हैं तो गिट बैश पर ही हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं लिखते चले आएँ। पर इसके अलावा एक और तरीका है कि हम VS कोड के थ्रू अपने टर्मिनल को एक्सेस करें। अब इसे क्रॉस कर देते हैं और अपने VS कोड को हम खोलने वाले हैं। अब जब भी हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोलेंगे हमारे पास ये वाली विंडो होगी। इस विंडो के अंदर अभी हमारे पास कोई ऐसा फोल्डर नहीं है जो खुला हुआ है, तो हम एक फ़ोल्डर को क्रिएट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट क्लासरूम के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे। लेट्स मेक इट गिट डेमो। इसको कर लेते हैं क्रिएट, और इस फोल्डर को हम करने वाले हैं ओपन। तो हमारे लिए फोल्डर ओपन हो गया एंड गिट डेमो फोल्डर है जो अभी खाली है। अब ये तो VS कोड के अंदर फोल्डर बना लिया, बाकी VS कोड की जो विंडो है उसमें बॉटम लेफ्ट के अंदर ये कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। इन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए ये विंडो खुलेगी। यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शंस हमारे पास होंगे। एक हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, एक आउटपुट आ रहा है, एक डीबग कंसोल आ रहा है। हमारे काम की चीज़ है हमारा टर्मिनल। तो बेसिकली जो टर्मिनल हम बाहर खोला करते थे अपने सिस्टम के अंदर, वही टर्मिनल हमारे पास VS कोड के अंदर भी अवेलेबल होता है। इस टर्मिनल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि कौन से वाले सिस्टम के अंदर हम हैं और अभी किस फोल्डर के अंदर है। यानी अभी हमें पता है कि हम गिट डेमो जो फोल्डर हमने अभी बनाया है उस फोल्डर के अंदर बैठे हुए हैं। हम चाहें तो इस फोल्डर की फाइल्स लिस्ट कर सकते हैं, तो अभी खाली है तो कुछ नहीं लिस्ट होगा। हम चाहें तो इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी देख सकते हैं, मतलब जो सारी कमांड्स हमने टर्मिनल में सीखी थी वो सारी की सारी यहाँ पर काम आएंगी। PWD से हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है हमारी लोकल मशीन के अंदर। जब भी हम लोकल मशीन वर्ड यूज़ करेंगे, लोकल मशीन कहने का मतलब है हमारा सिस्टम, यानी जिस कंप्यूटर या जिस लैपटॉप के ऊपर हम बैठकर कोड कर रहे हैं वो हमारी लोकल मशीन है, हमारे घर के अंदर रखी हुई है। तो वो सारी कमांड्स जो हम टर्मिनल के ऊपर यूज़ करते थे वो हमें यहाँ यूज़ करने को मिलेगी। प्लस हम यहाँ पर अपने गिट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक गिट वर्जन आ गया, मुझे अपनी गिट की डिटेल्स लिस्ट करवानी है, तो ये आ गया गिट कॉन्फ़िग लिस्ट डिटेल्स। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। हमें क्लियर करना है तो हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कोड एंड अपने गिटहब वाले सारे पार्ट को लाकर कोलैबोरेट करेंगे विद VS कोड। ये सिमिलर चीज़ आप चाहें तो दूसरे कोड एडिटर्स के अंदर भी कर सकते हैं, पर VS कोड जनरली एडवाइजेबल होता है क्योंकि काफ़ी फ्रेंडली एडिटर है एंड इसके अंदर कई सारे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं गिट के साथ अच्छे से काम करने के लिए। अब हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ बेसिक गिट कमांड्स के साथ, जिसमें से सबसे पहली और काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है हमारी क्लोन कमांड। अब क्लोन का मतलब होता है एक कॉपी या एक डुप्लीकेट। तो हम क्लोन करने के लिए अपनी क्लोन कमांड को यूज़ करते हैं। क्लोन करने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी रेपो को या रेपोजिटरी को अपनी लोकल मशीन पर क्लोन करते हैं, यानी लेट्स सपोज हमने गिटहब के ऊपर कुछ भी अपनी रेपो बना ली है। जैसे अपने गिटहब अकाउंट पर जाएं, इसे क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर अपनी ये डेल्टा डेमो नाम की हमने रेपो बना लिया, इसके अंदर रीडमी है, हो सकता है इसके अंदर कुछ और फाइल्स हो। तो ऐसा हो सकता है कि हमने अपनी कोई रेपो बनाई है अपने ही अकाउंट में, जो हमारे अकाउंट के अंदर तो दिखाई दे रही है पर हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये रेपो यहाँ से यानी गिटहब से हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर लेकर आएँ, तो उसके लिए हम उस रेपो को क्लोन करते हैं। क्लोन करने का मतलब होता है कि ऑनलाइन तो उसकी कॉपी रहेगी, उसे हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर एक कॉपी लेकर आ रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर कोई फोटो है, अगर इंस्टाग्राम आपको ऑप्शन दे दे आप इस फोटो को डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर अपने फोन के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, तो वो क्लोनिंग हो जाएगा। तो वही सेम क्लोनिंग हम गिट के प्रोजेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो हम उसके लिए लिखते हैं गिट क्लोन एंड उसके बाद हम अपना लिंक पेस्ट करते हैं। अब ये लिंक कौन सा पेस्ट करना है हमें, जनरली जब भी हमारी कोई भी गिटहब रेपो होती है उस पर कोड का ऑप्शन आता है। कोड के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, HTTPS, SSH और GitHub CLI। अब गिट की जो करंट
डॉक्यूमेंटेशन है वो रेकमेंड करता है कि हमें HTTPS यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ फॉर बिगिनर्स एंड इसमें कई सारे बीच में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं जो SSH के अंदर आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी मशीन पर काम कर रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज़ जनरली हम यहाँ पर फेस नहीं करते। तो अब क्योंकि हम गिट को नया नया सीखना शुरू कर रहे हैं तो हम HTTPS ही यूज़ करेंगे। ये बेसिकली प्रोटोकॉल है कि हमारा डेटा ट्रांसफ़र कैसे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। तो हमारे पास ये एक HTTPS का लिंक हमें दिखाई दे रहा होगा। हमें क्या करना है, इस लिंक को यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर अपने इस गिट डेमो फोल्डर के अंदर अपने रेपो को हम इस फोल्डर के अंदर सेव करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, जो कि हम ऑब्वियसली पहले से हैं, और यहाँ हम लिखेंगे गिट क्लोन एंड फिर Ctrl+V या Command+V को प्रेस करके हम अपने लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया और एंटर किया तो क्या हुआ, क्लोनिंग स्टार्ट हो गई। क्लोनिंग जैसे ही स्टार्ट हुई और ये खत्म हो गई, अब इस फोल्डर को एक्सपैंड करेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास डेल्टा डेमो नाम का फोल्डर हमारे सिस्टम के अंदर आ गया। यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें लिख कर आएंगी हुई, क्लोनिंग इनटू डेल्टा डेमो और अनपैकिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली सारा का सारा डेटा ये कॉपी हो रहा था जो डन हो गया लास्ट में। एंड अब हम LS करेंगे तो LS करने से हमें पता चल रहा है यहाँ पर एक डेल्टा डेमो नाम का फोल्डर है, और ये जो डेल्टा डेमो है इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास ये readme.md नाम की फाइल है जिसको हमने क्रिएट किया था अपने गिटहब पर, और ये अभी हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ये अभी हमें अपनी लोकल मशीन के ऊपर दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, यूजिंग गिट कमांड्स, क्योंकि गिट की हेल्प से हमने क्लोन किया। तो गिटहब तो हो गई ये वेबसाइट जहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे, पर गिट को हमने कैसे यूज़ किया, गिट को यहाँ पर हमने क्लोन करने के लिए यूज़ किया। तो जब हम गिट की एज अ टूल, एज अ सॉफ्टवेयर बात करते हैं, वो कुछ नहीं, टर्मिनल के अंदर हम कमांड्स ही टाइप कर रहे होते हैं, वही गिट को यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, CD करके अपनी डेल्टा डेमो के अंदर चले जाएंगे। डेल्टा डेमो के अंदर आ गए, इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर अब LS करेंगे तो हमें पता चल रहा है सिंगल फाइल है हमारी readme.md नाम से। पर हमारे जितने भी गिट के फोल्डर्स होते हैं उनके अंदर हमेशा कुछ हिडन फाइल्स होती हैं। हिडन फाइल्स देखने के लिए हमें पता है हमें LS-A करना होता है। तो ये किया तो हमारे पास पता चल रहा है एक ये कुछ है, एक ये कुछ है, और हिडन फोल्डर्स के अंदर हमेशा .git नाम का हमेशा हमारे पास एक फोल्डर होता है हमारी सारी गिट फाइल्स के अंदर। ये फोल्डर नॉर्मल फाइल्स के अंदर नहीं दिखेगा, हमेशा गिट फाइल्स के अंदर अवेलेबल होगा, जो कि एक पहचान है कि जिस भी फाइल के साथ हम काम कर रहे हैं ये हमारी एक गिट की फाइल है, और ये एक हिडन फाइल होती है जो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती। अब ये तो क्या किया, हमने अपने प्रोजेक्ट को क्लोन कर लिया। अब प्रोजेक्ट को क्लोन करने का एकमात्र रीज़न होता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर अब हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक चेंज हो सकता है कि अपनी readme.md के अंदर हम कुछ लाइन ऐड कर दें, दिस इज़ अ डेमो फॉर गिट एंड गिटहब क्लास, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स सपोज वी राइट टीचर, या इस तरीके से। वैसे रीडमी में लिखने का भी अपना एक सिंटैक्स होता है, हम जनरली हैश लिखते हैं, स्पेस देते हैं, तो जो चीज़ें इस तरीके से लिखी जाती हैं वो अलग से हाईलाइटेड होंगी क्योंकि वो बोल्ड होने वाली है। अलग अलग तरीके से चीज़ें लिखने का प्रोसेस होता है। वैसे उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली रीडमी के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने टीचर लिख दिया और अब हम टीचर का नाम लिखने वाले हैं, श्रद्धा खापरा, एंड अब हम लिख सकते हैं कुछ हैश करके स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट बोल्ड में आ जाए, और यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, ये हमने कुछ चेंजेस कर दिए। अब हम Ctrl+S प्रेस करके इन्हें सेव कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली अपनी फाइल के अंदर चेंजेस को सेव करते हैं। अब जैसे ही हम ये करेंगे यहाँ पर M लिखा हुआ आ जाएगा, और ये चीज़ें सारी की सारी क्या हो गई, फाइल्स पहले वाइट कलर में दिख रही थी, अब इनका कलर येलो हो गया। ये बेसिकली VS कोड स्मार्ट है, तो VS कोड हमें दिखा रहा है कि आपने गिट फाइल्स को मॉडिफाई कर दिया है। नॉर्मल फाइल्स में हमें ऐसे येलो कलर और सामने M लिखा हुआ कभी नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ गिट फाइल्स के लिए दिखाई देता है, क्योंकि VS कोड हमें दिखा रहा है कि गिट फाइल्स नॉर्मल फाइल्स नहीं है, उनके अंदर आप ऐसे ही चेंजेस नहीं कर सकते, उनके अंदर ऐड भी करना होता है, कमिट भी करना होता है, चेंजेस को बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो उनको करना भूल मत जाना। तो VS कोड हमें बस वार्निंग दे रहा है कि उन चेंजेस को भूल मत जाना, अच्छे से उन्हें कमिट करना चेंजेस को। तो एक तो हमने ये चेंज कर दिया। इसके अलावा हम चाहें तो इसके अंदर नई फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने क्रिएट कर दी index.html, हमने एक style.css क्रिएट कर दी, 2 फाइल्स हमने क्रिएट कर दी। index.html के अंदर हम चाहें तो पूरा अपना कोड लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं सैम्पल पेज, इसको सेव कर लेते हैं। तो index.html बना ली हमने, style.css बना ली, रीडमी के अंदर चेंजेस कर लिए, और अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड की बात करेंगे, विच इज़ माई स्टेटस कमांड। तो हमारे पास स्टेटस कमांड भी होती है गिट के अंदर, जो कोड का स्टेटस दिखाती है। अब कोड का स्टेटस कहने का क्या मतलब है, जब भी हम अपने कोड के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, हमारे कोड का स्टेटस चेंज होता है। स्टेटस चेंज होने का मतलब है कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक लेटर था जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, लेटर के ऊपर हमने ABCD कुछ भी EFGH कुछ भी चीज़ें रैंडम लिख दी।
अब हम जब इस लेटर को पैक करेंगे, एनवेलप में डालेंगे एंड उसके बाद उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे, तो वो एक प्रॉपर स्टैम्प्ड लेटर बन जाएगा, वो एक नॉर्मल लेटर नहीं रहेगा, वो एक स्टैम्प्ड लेटर बन जाएगा, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा और फिर हम उसको जाकर पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेटर की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। वैसे ही फाइल के स्टेटस की, गिट की जो फाइल होती है उसके स्टेटस की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले हमारी फाइल अनट्रैक्ड होती है। अनट्रैक्ड फाइल का मतलब है कि गिट को नहीं पता कि ये फाइल कौन सी है, इनके अंदर क्या चल रहा है। तो गिट का काम क्या होता है? गिट का काम होता है गिट चेंजेस को ट्रैक करता है, हिस्ट्री को ट्रैक करता है, जो हमने पहले बात की थी कि कोई भी छोटे से छोटा चेंज आएगा गिट उसे ट्रैक करेगा कि इस फाइल के अंदर इस टाइम पे ये चेंज हुआ। पर अनट्रैक्ड फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनको गिट अभी ट्रैक नहीं कर रहा, गिट को नहीं पता इनके अंदर आप चेंजेस कर देंगे तो उन्हें गिट कहीं भी स्टोर नहीं कर रहा, उन फाइल्स की हिस्ट्री गिट के पास नहीं है अभी। तो अगर हम चाहते हैं गिट उन चीज़ों को भी ट्रैक करे, वो भी गिट का पार्ट बने, तो अनट्रैक्ड फाइल्स को हम ट्रैक करवाते हैं। तो ट्रैक करवाने के लिए हमें उन फाइल्स को ऐड करना होता है। तो जो हमारा 2 स्टेप प्रोसेस था कि पहले ऐड करो फिर कमिट करो, उसमें जो ऐड वाला स्टेप होता है, तो ऐड वाला स्टेप बेसिकली यहाँ पर आता है जब हम अनट्रैक्ड फाइल्स को ट्रैक करवाना चाहते हैं। तो हमने ऐड कर दिया फाइल को, हम फिर उसे ट्रैक करवाते हैं। जैसे ही ट्रैक कराया तो अभी वो कमिटेड फाइल नहीं है, अभी वो अनमॉडिफाइड फाइल है। तो जब भी हम नई फाइल ऐड करते हैं वो पहले अनमॉडिफाइड होती है, फिर उस फाइल के अंदर हमने अगर कुछ चेंजेस कर दिए तो वो मॉडिफाई होगी। अब हमारे पास किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी रेपो के अंदर 2 तरीके की फाइल्स हो सकती हैं। ये हमारा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर 2 तरीके की फाइल है। एक ये फाइल है जो पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, एक ये फाइल है जिसको हमने नया क्रिएट किया। अब जो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती थी वो क्या होगी? वो ऑलरेडी ट्रैक्ड फाइल होगी। ट्रैक्ड यानी अभी वो हमारी अनमॉडिफाइड स्टेज पे बैठी हुई है कि पहले से थी और अभी अनमॉडिफाइड है, उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया। तो ये नॉर्मल स्टेट है फाइल्स की। नॉर्मल स्टेट क्या है? अनमॉडिफाइड स्टेट हमारी नॉर्मल स्टेट है फाइल की। इसकी फाइल्स जनरली अनमॉडिफाइड होती हैं, उनको हमने चेंज नहीं कर रखा। और कोई अगर हमने नई फाइल क्रिएट कर दी तो वो फाइल शुरुआत में क्या होगी? अनट्रैक्ड होगी। पुरानी फाइल्स ट्रैक्ड है, नई फाइल्स अनट्रैक्ड है। तो अनट्रैक्ड फाइल्स को भी अगर हमें ट्रैक्ड बनाना है तो उसके लिए हम ऐड कर देते हैं फाइल्स को, तो वो भी अनमॉडिफाइड स्टेटस पे आ जाएंगी। अब लेट्स सपोज चाहे हमारी नई फाइल है चाहे पहले से एग्जिस्टिंग वाली फाइल है, उन फाइल्स के अंदर हम कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। अब जैसे ही किसी भी चीज़ के अंदर चेंज आ गया वो मॉडिफाइड बन जाएगी। तो जब भी हमने किसी फाइल को मॉडिफाई कर लिया उसके बाद 2 स्टेप प्रोसेस होता है उस मॉडिफिकेशन को, उस चेंज को फाइनल करने का। 2 स्टेप प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम अपनी फाइल को स्टेज करते हैं और स्टेज करके फिर उसे वापस अनमॉडिफाइड बनाते हैं कमिट करके। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी लाइफ साइकिल, तो अभी के लिए इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक ये समझेंगे कि जब भी फाइल्स नई बनती हैं वो अनट्रैक्ड होती हैं, उन्हें हमें ट्रैक करवाना पड़ता है। और जब भी किसी भी फाइल के अंदर चेंज हो गया, चाहे वो नई फाइल हो चाहे वो पुरानी फाइल हो, उस चेंज को हमें मेमोरी के अंदर कमिट करवाना होता है। तो उसमें भी कई सारे स्टेप्स लगते हैं। तो ये अलग अलग स्टेटस होते हैं हमारे फाइल के और हम इन स्टेटसेस को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिट। तो एक बार क्या करते हैं, अभी हमारे फोल्डर के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है उसको चेक करते हैं। उसके लिए हम लिख सकते हैं गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस ने क्या किया? प्रॉपर एक बड़ा सा ही हमें स्टेटस दे देगा। इस स्टेटस को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही है, योर ब्रांच मेन इज अप टू डेट विद ओरिजिन मेन, इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, और ये कुछ अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। अनट्रैक्ड फाइल्स कौन सी फाइल होती है? नई फाइल्स जिनके बारे में गिट को कुछ नहीं पता। नई फाइल्स कौन सी बनाई हमने? index.html नहीं बनाई, style.css नहीं बनाई। तो ये क्या है? अनट्रैक्ड फाइल्स है। पर कुछ फाइल्स थी जिनको गिट पहले से ही ट्रैक कर रहा था, जैसे हमारी readme.md। तो readme.md क्या है? हमारी मॉडिफाइड फाइल्स है। ये जो है अनट्रैक्ड की लिस्ट में नहीं आई, ये मॉडिफाइड की लिस्ट में आई कि इसका स्टेटस मॉडिफाइड है, क्योंकि हमने readme.md के अंदर कुछ चेंज किया है। तो हमारे 4 स्टेटस होते हैं, कुछ फाइल्स अनट्रैक्ड होंगी, कुछ फाइल्स मॉडिफाइड होंगी। अनमॉडिफाइड जनरली हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि उनके अंदर कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो कोई खास रीजन नहीं है उस चीज़ का। अब अनमॉडिफाइड हमें अभी दिखाई नहीं दे रही। एंड एक स्टेटस होता है हमारा स्टेज्ड का। तो जब भी हमें फाइल्स का स्टेटस चेक करना हो हम सिंपली गिट स्टेटस लिख सकते हैं और हमारी सारी फाइल्स का स्टेटस हमें दिखाई देने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो चेंजेस आ गए, अब इन चेंजेस को हम फाइनल कैसे करें। हमने नई फाइल्स बना ली अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हमने चेंजेस काफ़ी सारे कर दिए, अब इनको कमिट कैसे करना है अपनी मेमोरी के अंदर। तो जब भी हम कमिट करते हैं, कमिट की पहले ही बात की है, कमिट हमारा 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले हम ऐड करते हैं फिर हम कमिट करते हैं। तो जब हमारे पास शुरुआत में कुछ मॉडिफाइड फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को सबसे पहले जब हम ऐड कर देते हैं तो उनका स्टेटस चेंज होकर हो जाता है स्टेज्ड। स्टेज्ड कहने का मतलब है कि अभी हमने उन्हें स्टेज पर खड़ा कर दिया है। या फिर अगर हमारे पास कोई लेटर था तो लेटर के अंदर अभी क्या किया हमने, लेटर के अंदर मैसेज लिख दिया है,
पर उसके ऊपर अभी स्टैम्प नहीं लगाए। स्टेज्ड से जब हम कमिट करते हैं तो फिर स्टेटस चेंज हो जाता है अगेन टू अनमॉडिफाइड, या फिर जो फाइनल चेंज होता है या स्टैम्प लगता है तो फाइनल स्टैम्प हमारा कमिट लगा देता है। तो बेसिकली जब भी हम अपनी रेपो के अंदर कुछ चेंज करते हैं, शुरुआत में पहले हम उस चेंज को ऐड करेंगे, उसके बाद उस चेंज को कमिट करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारी स्टेट क्या बन जाएगी, स्टेज्ड बन जाएगी, और कमिट कर देंगे तो वो फाइनल स्टैम्प लग जाएगा उस चीज़ के ऊपर, कमिट फाइनल हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है। तो ऐड जो कमांड होती है उससे हम चीज़ों को ऐड करते हैं। इस कमांड का काम होता है टू ऐड न्यू या चेंज्ड फाइल्स। या तो आपने कोई बिल्कुल ही नई फाइल क्रिएट की होगी या पुरानी फाइल के अंदर चेंज किया होगा, उस चेंज को अगर हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी से गिट के स्टेजिंग एरिया में लेकर जाना चाहते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पर जहाँ पर अभी हम काम कर रहे हैं, गिट का स्टेजिंग एरिया, यानी हमारे पास दो तरीके की चीज़ें होती है। एक तो है हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, यानी जहाँ पर जिस स्टेट में हम अभी काम कर रहे हैं, एंड उसके अलावा एक होती है हमारी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट या इसको कह सकते हैं कमिट हमने चीज़ें कर दी उसके बाद वाली स्टेट। इन दोनों के बीच में आता है एक स्टेट विच इज कॉल्ड द स्टेजिंग एरिया, यानी जहां पर हमने चीज़ों को सिर्फ ऐड किया है। अब ये सिर्फ नाम मात्र के लिए चीज़ें हैं, हमें सिर्फ ये समझना है कि कोई भी चेंज फाइनल करना है तो पहले उसे ऐड करना पड़ेगा, फिर उसे कमिट करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो वो बीच वाली स्टेट में आ जाएगा, कमिट कर देंगे तो वो फाइनल स्टेट में आ जाएगा। तो अभी अगर उसे बीच वाली स्टेट में लेकर जाना है तो उसके लिए हम लिखते हैं गिट ऐड और फिर अपनी फाइल का नाम, जिस भी फाइल को हम ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम index.html को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं गिट ऐड और फिर अपनी इंडेक्स डॉट टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटो कंप्लीट भी कर देगा। एंटर करेंगे। अब गिट स्टेटस को चेक करेंगे तो क्या हुआ, एक फाइल को दिखा रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी स्टेज कर दिया आपने इसको। ये क्या दिखा रहा है, स्टेज्ड दिखा रहा है इस फाइल को। ये जो न्यू फाइल थी index.html, इसको हमने स्टेज्ड कर दिया, स्टेज पे पहुंचा दिया। अब बस इसके साथ फाइनल चेंजेस करने बाकी हैं, पर बाकी जो मॉडिफाइड readme.md थी, style.css थी, इनको अभी तक ऐड नहीं किया। तो अभी तक सिर्फ इसको ऐड किया और इसको अब दिखा रहा है कि अब बस इसको आपको कमिट करना है, कि आपने स्टेज कर दिया, अब बस कमिट करना है। और नीचे वालियों के लिए क्या दिखा रहा है कि आपने स्टेज भी नहीं किया, और ये तो अनट्रैक्ड ही है। तो जो चीज़ स्टेज हो जाती है उसी को हम कमिट करते हैं। अब यहाँ पर एक तो है कि हम एक एक करके सारी फाइल्स के नाम लिखें, उसके साथ साथ इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके साथ साथ हम चाहें तो सारी फाइल्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब होता है सब कुछ। जैसे ही एंटर किया, अब गिट स्टेटस चेक करेंगे तो अब दिखा रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी मॉडिफाइड और न्यू फाइल सारे के सारे आपने स्टेज कर दिए, सारे के सारे हमने ऐड कर दिए। अब जैसे ही हम ऐड करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा कमिट करने का। कमिट करने का मतलब होता है, यानी रिश्ता पक्का कर लेना। कमिट करने का मतलब होता है दैट इट इज द रिकॉर्ड ऑफ चेंज, कि ठीक है अभी तक आपने छोटे मोटे ठीक है सारे काफ़ी सारे चेंजेस किए होंगे, बहुत सारी फाइल्स बना ली, चेंज कर लिया, अब उन सारे चेंजेस पर एक ठप्पा लगने वाला है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ एक सेट ऑफ चीज़ें हमें करनी होती है, कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर मुझे एक बटन बनाना है, साइन अप का बटन बनाना है। तो साइन अप का जो बटन होगा उसके अंदर कई सारे चेंजेस तो हम करेंगे, तो उन सबको हम ऐड करेंगे और उन सबको एक साथ हम कमिट करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करते हैं और फिर एक साथ हम बड़ा कमिट थोड़ा सा भेज सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो कमिट का मतलब होता है वन सेट ऑफ रीजनेबली गुड चेंजेस जिनको हम एक साथ क्लब कर सकते हैं। चेंजेस को कमिट करने के लिए हम लिखते हैं गिट कमिट -m यानी हम इसके साथ कुछ मैसेज लिखते हैं और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम कुछ मैसेज टाइप करते हैं। अब यहाँ पर गिट कमिट के साथ कोई मैसेज लिखना कंपलसरी होता है और ये मैसेज जनरली हमें कुछ मीनिंगफुल मैसेज लिखना चाहिए कि हमने क्या करने की कोशिश करी है इन चेंजेस के साथ। जैसे यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं गिट कमिट -m और हमने क्या चेंजेस करने की कोशिश की है, हमने ऐड किया है न्यू फाइल्स। लेट्स सपोज हमारा चेंज ये था कि हमने नई फाइल्स को ऐड किया है, तो ये हमारा मैसेज हो गया। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे, यहाँ दिखा रहा है ऐड न्यू फाइल्स हो गया, हमने 3 फाइल्स ऐड की हैं, ये सारी लाइनें हमें कोड इंसर्ट किया इस तरीके से। और इस बार हम गिट स्टेटस को चेक करेंगे तो इस बार गिट स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पर ये गिट स्टेटस था, ये दिखा रहा है ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अहेड ऑफ दिस बाय 1 कमिट। मतलब हमने अपने लोकल सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर एक कमिट ज्यादा कर रखा है एज कम्पेयर टू गिटहब। गिटहब के ऊपर तो अभी क्या है, रिफ्रेश करेंगे कुछ नहीं, हमारे सिस्टम के चेंजेस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो लास्ट में अपडेट रीडमी है ना, index.html दिखेगी ना style.css दिखेगी। ये जो जितने भी चेंजेस हमने ऐड और कमिट किए ये सारे हमारे सिस्टम के अंदर है। तो वो दिखा रहा है कि अभी आप जो काम कर रहे हो वो एक कमिट आगे है, मतलब गिटहब पे जो कोड है उससे हम आगे हो गए हैं, हमने ज़्यादा काम कर लिया है यहाँ पर। अब दिखा रहा है नथिंग टू कमिट, मतलब जितने भी चेंजेस आपने किए थे सारे कमिट हो चुके हैं, अब कुछ और नहीं है कमिट करने के लिए।
और दिखा रहा है वर्किंग ट्री क्लीन, यानी जो आपका वर्किंग ट्री था वो क्लीन है। अब ये ट्री क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे जब हम ब्रांचेस की बात करेंगे आगे और मेन की बात करेंगे, अभी के लिए इसको इग्नोर करना है। और अब हमें दिखाई दे रहा है जो फोल्डर्स हमारे फाइल्स हमारी येलो में दिख रही थी, मॉडिफाइड आ रहा था, वो भी अब नॉर्मल दिख रही है। यानी जितने भी चेंजेस किए थे उनको हमने फाइनली गिट को कह दिया अब इसको याद कर लो। गिट ने क्या किया, उसको याद कर लिया है, उन चेंजेस की फोटो खींच ली है गिट ने। तो अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गिट हमारे लिए याद कर लेगा कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि जो चेंजेस हमने यहाँ किए अपने कंप्यूटर के अंदर किए वो हमारे गिटहब के ऊपर भी दिखने चाहिए, तो उसके लिए हम अपनी पुश कमांड को यूज़ करेंगे। पुश कमांड का काम होता है टू अपलोड लोकल रेपोजिटरी कंटेंट टू रिमोट रेपोजिटरी, यानी लोकल हमारे खुद के सिस्टम में जो चीज़ें हो रही है अब हम उसे सारी चीज़ों को गिटहब की रेपो पे भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं गिट पुश ओरिजिन मेन। यहाँ पर गिट पुश तो हमारी कमांड है, पुश यानी धक्का मार के कमिट्स को अपने गिटहब के ऊपर भेज देना। ओरिजिन हमारी जगह का नाम है, हम ओरिजिन किसे कह रहे हैं, जहां से ये फाइल सारी की सारी चीज़ें शुरू हुई थी, यानी कहाँ पर हम भेजना चाह रहे हैं वो हमारा ओरिजिन है। और मेन ये हमारी ब्रांच का नाम है। अब ब्रांच क्या होती है उसके इतना ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ओरिजिन के ऊपर जहाँ से हमने अपना HTTPS लिंक लिया था, इस लिंक से, इस फाइल से इस रेपो पर हम भेजना चाहते हैं और हमारे ओरिजिन के अंदर, मेन के अंदर इनको पुश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्लियर कर लेते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर। और जैसे ही एंटर किया, अब यहाँ पर हो सकता है पहले अगर आपने गिटहब यूज़ किया हो, गिट यूज़ किया हो, तो आपका सक्सेसफुली पुश हो जाए। पर मेरे पास, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ एरर आ गए। यहाँ पर एक रिमोट में एरर आ रहा है, परमिशन टू डेल्टा स्टूडेंट दिस डिनाइड टू श्रद्धा खापरा। यानी मेरा जो सिस्टम है इंटरनली, मेरा दूसरा कोई गिटहब अकाउंट है जिसको यूज़ कर रहा है, तो अभी उसे पुश परमिशन नहीं है, तो इस परमिशन को, इस रेपोजिटरी की परमिशन नहीं है श्रद्धा खापरा के पास। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर 2 और गिटहब अकाउंट्स हैं जो ऑलरेडी स्टोर्ड है। एक मेरा पर्सनल है श्रद्धा खापरा नाम से और एक अपना कॉलेज का अकाउंट है। एंड उसके अलावा हम किसी दूसरे अकाउंट की गिट रेपो के अंदर कुछ भी कोड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग माई पर्सनल अकाउंट। तो इससे बचने का बेस्ट तरीका ये है कि हम पुराने वाले क्रेडेंशियल्स जो हैं जाकर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप भी मल्टीपल अकाउंट्स के साथ काम करते हैं तो विंडोज़ पर हैं तो वहाँ के क्रेडेंशियल्स डिलीट कर दीजिए। हम की चेन एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, जितने भी मैक यूजर्स हैं वहाँ से हमें अपने क्रेडेंशियल्स को डिलीट करना है। अब क्रेडेंशियल्स डिलीट करने के बाद दोबारा से हम अपनी कमांड को रन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मेन, इस चीज़ को दोबारा से एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप आएगा। ये पॉपअप इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हमने सारे गिटहब के क्रेडेंशियल्स डिलीट कर दिए हैं, तो हमारे VS कोड को पता ही नहीं कि हम कौन से गिटहब अकाउंट पे कोड को पुश करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो हमसे क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, तो इसको हम अलाउ कर देंगे। अलाउ कर देंगे तो यहाँ कह रहा है एक बार हम VS कोड को अपने को अपडेट कर लेते हैं। तो बेसिकली आई हैड टू अपडेट माई VS कोड। दोबारा से अपनी कमांड को लिखते हैं। दोबारा से हम अपनी कमांड को लिखने वाले हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर। एंड अब इसे कर देते हैं अलाउ। अलाउ करेंगे तो हम ऑथराइज कर रहे हैं गिटहब को फॉर VS कोड। ये चीज़ हम कर सकते हैं। एंड ओपन कर लेते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमने पुश कर दिए अपने ओरिजिन पर। तो हमारा ओरिजिन क्या है, ऑटोमेटिकली सेट हो गया टू आर URL। कौन सा URL, हमारा ये वाला URL। तो ये वाला जो हमारा पेज था, इसको यहाँ से हम चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं। अब इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया तो जो चेंजेस हमने यहाँ पर किए थे, जो चेंजेस हमने अपनी readme.md के अंदर किए थे, हमने style.css, index.html, जो नई फाइल्स एक्स्ट्रा ऐड की थी, वो सारी की सारी फाइल्स कहाँ पर आ गई, वो सारी की सारी फाइल्स हमारी इस डेल्टा डेमो के अंदर गिटहब के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। एंड आप नोटिस करोगे तो जो हमारे कमिट का नाम था ऐड न्यू फाइल्स, वही सेम लेटेस्ट कमिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दिख भी रहा है 3 कमिट्स। एंड ये डेल्टा डेमो और हमारी readme.md के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। और ये हमारी लैंग्वेजेस इसने ट्रैक कर ली कि आपने 100% अभी तक जितना कोड लिखा है वो HTML रिलेटेड कोड है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने जो चेंजेस थे जो लोकल के अंदर हमने किए हुए थे, उसे हमने अपनी गिटहब रेपो के अंदर उन चेंजेस को पुश कर दिया। तो इस तरीके से हमारा गिट पुश काम करता है। यहाँ पर जब भी हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन का मतलब वो लोकेशन जहाँ पर हमारी गिटहब की ये रेपो है, एंड मेन का मतलब हमारी ब्रांच होती है। एंड इस तरीके से कुछ हमें मैसेज दिखाई देगा जब हमारा कोड जो है पुश हो जाएगा गिटहब के ऊपर।
अब अभी तक हमने क्या किया है, हमने अपनी रेपोजिटरी को क्लोन किया, उसके अंदर चेंजेस किए, चेंजेस को ऐड किया, उन्हें कमिट किया और अपने सारे चेंजेस को हमने गिटहब के ऊपर पुश किया। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जो स्टार्टिंग रेपोजिटरी है, अपना जो प्रोजेक्ट है, उसको फर्स्ट टाइम गिटहब पे ना बना के अपने लोकल सिस्टम पर बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, इसे हम अपनी गिट डेमो फोल्डर के अंदर बना लेते हैं। यहाँ पर एक और नया हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसके अंदर नहीं, इनफैक्ट इसे हम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। तो कमांड लाइन टर्मिनल को क्लियर करेंगे, इसको कर देते हैं CD -। तो अभी हम गिट डेमो के अंदर है, इसके अंदर सिंगल फोल्डर है डेल्टा डेमो के नाम से। हम एक और फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बनाने की कमांड हमें ऑलरेडी आती है, मेक डायरेक्टरी, एंड इस डायरेक्टरी को हम नाम देंगे प्रोजेक्ट 2। लेट्स सपोज हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है जिसको हम बना रहे हैं, तो अब LS करेंगे तो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट 2 आ गया। और अब CD करके हम अपने प्रोजेक्ट 2 के अंदर जा सकते हैं। क्लियर करेंगे एंड इसको LS किया, तो अभी प्रोजेक्ट 2 के अंदर हमारे पास कोई फाइल्स एंड फोल्डर्स नहीं है। अब जब हम प्रोजेक्ट 2 के अंदर सारी की सारी हिडन फाइल्स देखेंगे, LS - LA एंटर करेंगे, तो हमारे पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक डॉट और डॉट डॉट है, पर कोई डॉट गिट नाम की हिडन फाइल नहीं है। यानी ये जो भी प्रोजेक्ट 2 है, इसे हमारा गिटहब ट्रैक नहीं करा, गिटहब को नहीं पता कि प्रोजेक्ट 2 के चेंजेस को भी उसको ट्रैक करना है क्या। तो बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट 2 को एक गिटहब रेपोजिटरी में क्रिएट करना चाहते हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर ही। तो उस काम को करने के लिए हम अपनी init कमांड को यूज करते हैं। init कमांड का काम होता है दैट इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू गिटहब रेपो। नई गिटहब रेपोजिटरी बनाने के लिए अपने सिस्टम के अंदर हम गिट init करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, जिस फोल्डर को हमें बनाना है, जिस रेपोजिटरी को हमें गिट रेपोजिटरी बनाना है, उसी के अंदर जाकर हम गिट init कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 के अंदर हम ऑलरेडी हैं, हम लिख सकते हैं गिट init एंटर। तो ये क्या हुआ, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। कहाँ पर इनिशियलाइज की, यहाँ पर इनिशियलाइज की डॉट गिट नाम से। अब हम करेंगे LS - LA, तो हमारे पास कई सारे फोल्डर्स आएंगे और इसमें से एक है डॉट गिट। यानी अब ये जो रेपो है, यानी ये जो हमारा प्रोजेक्ट 2 है, ये गिट रेपो बन गया है। अब इसके अंदर ऐड करना, कमिट करना, पुश करना, चेंजेस को पुल करना, वो सारी चीज़ें अब कर पाना पॉसिबल है। तो इसको कर लेते हैं क्लियर। अब इस प्रोजेक्ट 2 के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html के नाम से। इसके अंदर सैम्पल कोड डाल देते हैं, इसको लिख देते हैं सैम्पल कोड, सेव। एंड इसके साथ साथ इसके अंदर एक हम readme.md क्रिएट करेंगे, readme.md। ये हमारी readme.md फाइल हो गई। पुरानी अपनी जो फाइल्स हैं डेल्टा डेमो वाली, उनको हटा लेते हैं। तो हमारी जो readme.md है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, और दिस प्रोजेक्ट was created from local system। इसको कर लेते हैं सेव। और अब यहाँ पर गिट स्टेटस चेक करेंगे। जब हम स्टेटस चेक करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपनी टर्मिनल विंडो को, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कमांड्स हम लिखने वाले हैं। तो गिट स्टेटस को चेक करेंगे तो स्टेटस हमें दिखा रहा है 2 अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। एक है हमारी readme.md, एक है हमारी index.html। दोनों को साथ में हम ऐड कर सकते हैं। गिट ऐड ऑल एंटर किया, और अब गिट स्टेटस चेक किया तो दिखा रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी ये 2 फाइल्स हमें कमिट करनी है। इनको हम कमिट कर सकते हैं गिट कमिट -m, और मैसेज लिख सकते हैं कमिट के साथ। इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट कमिट या इनिशियल फाइल्स, या इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट कमिट लिख देते हैं इसे अपना। एंटर किया, कमिट हो गया। एंड अब क्लियर करके एक बार हम दोबारा से गिट स्टेटस चेक करेंगे तो दिखा रहा है ऑन ब्रांच मास्टर। अब कभी हमें ब्रांच मास्टर दिखेगा, कभी कभी ब्रांच मेन दिखेगा। दोनों ये ब्रांचेस क्या होती हैं उनके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर दिखा रहे हैं नथिंग टू कमिट, यानी वर्किंग डायरेक्टरी अभी हमारी क्लीन है, सारी चीज़ें हम कमिट कर चुके हैं, सारे चेंजेस हम फाइनल कर चुके हैं। तो अभी तो कि ये सारे के सारे चेंजेस हमने अपने लोकल सिस्टम के अंदर कर लिए। लोकल सिस्टम के अंदर हमने गिट की रेपो बना ली, वहीं पर सारे चेंजेस कर दिए, कमिट कर दिए। अब हम चाहते हैं ये जो रेपो हमने यहाँ पर बनाई, सिस्टम के अंदर बनाई, इसे हम गिटहब पे भी पुश करना चाहते हैं। और इनफैक्ट आपके पास अभी डेल्टा के अंदर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो हमने बनाए होंगे, जिनके फोल्डर्स हमारे सिस्टम के अंदर होंगे। अब हम उन्हें गिटहब के ऊपर अगर डालना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे हम किसी नए फोल्डर को, नई रेपो को अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर डाल सकते हैं। तो वो वाला प्रोसेस सीखने के लिए हम बात करेंगे अपने गिट रिमोट ऐड ओरिजिन का। तो अब चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर किया तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एरर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक नई रेपोजिटरी सेटअप करनी है अपने डेल्टा स्टूडेंट 101 के अंदर। तो हम अपनी प्रोफाइल के अंदर चले जाते हैं, प्रोफाइल के अंदर जाकर रेपोज में आ जाते हैं, और यहाँ से हम एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे जिस रेपो के अंदर हम अपना ये वाला डेल्टा,
ये वाला प्रोजेक्ट 2 वाला अपना जो कोड है उसे पुश कर सकें। तो नई रेपो बनाने के लिए न्यू पर जाएंगे, इसको हम कह देते हैं अपना प्रोजेक्ट 2, इट्स कॉल इट प्रोजेक्ट 2, और इसे हम डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं देंगे, ना ही इसके अंदर हम अपनी रीडमी ऐड करने वाले हैं। क्रिएट कर लेते हैं एक रेपो। जैसे ही हम रेपो क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। ये ऑप्शंस हैं कि आपने यहाँ पर गिटहब के ऊपर रेपो तो बना ली, अब इसके ऊपर आप कोड को कैसे पुश कर सकते हैं उसके बेसिकली हमारे पास स्टेप्स हैं जो गिटहब हमें देने की कोशिश कर रहा है। अब वैसे तो मल्टीपल तरीके होते हैं पुश करने के, इनमें से हम क्या करेंगे, ये वाला जो लिंक हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको हम सेट कर लेंगे एज आर रिमोट, यानी इस लिंक को एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर टर्मिनल में जाके हम अपनी कमांड रन करेंगे git remote add origin और फिर अपना लिंक। इस कमांड का बेसिक मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम गिट के लिए कुछ रिमोट ऐड कर रहे हैं। रिमोट यानी जहां पर हम अपने कोड को पुश करना चाहते हैं उसको हम अपना अभी रिमोट कह रहे हैं, कि गिट के लिए हम अपना एक रिमोट ऐड कर रहे हैं जिसको हम नाम देंगे ओरिजिन, कि कहाँ ओरिजिन हो रहा है, क्या उसका ओरिजिन है, कौन से लिंक के ऊपर हम अपना कोड पुश करने की कोशिश करेंगे, जो भी हम लिंक स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी अपनी नई रेपोजिटरी। तो इसे लिखेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड फिर अपना लिंक पेस्ट एंटर। और इसे वेरीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं गिट रिमोट -v एंटर। तो ये क्या करेगा, अब हमें बता देगा कि हमारा क्या रिमोट है, मतलब जो भी लिंक जहां पर हमारी जो रेपो है उसका कोड पुश होगा या जहां से कोड पुल किया जाएगा, फेच किया जाएगा, वो कौन सा लिंक है। तो उसको हमने सेट कर दिया है ओरिजिन। हमारा ये वाला लिंक है कि डेल्टा स्टूडेंट 101 प्रोफाइल के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट 2 बनाया है, गिट रेपो बनाई है, उसके अंदर उससे अब हमारी ये वाली लोकल सिस्टम वाली रेपो जुड़ गई है और वहीं से सारा पुश एंड पुल वाला ऑपरेशन होने वाला है। तो इसे हम यूज करते हैं गिट रिमोट -v को टू वेरीफाई रिमोट, वेरीफाई करने के लिए कि रिमोट सेट हो गया है ढंग से या नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है गिट ब्रांच का, जो हमें हमारी करंट ब्रांच बताती है। वैसे ब्रांच को बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर ब्रांच का बेसिक मतलब ये है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो एक तो होती है बाय डिफॉल्ट हमारी मेन ब्रांच, यानी हमने एक कमिट किया, अगला कमिट किया, सारे कमिट किए, तो वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में एक ब्रांच के अंदर स्टोर होते हैं। पर कल को हो सकता है कि कोई नया फीचर बिल्ड हो, तो उस फीचर को मेन के अंदर करने की बजाय हम पहले अलग से एक अलग पाथवे के थ्रू करने की कोशिश करें और बाद में उन्हें हम यहाँ पर जोड़ दें अपनी मेन ब्रांच के साथ। तो इस तरीके का हमारा कुछ सिस्टम होता है, इसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर बेसिकली ब्रांचेज हमारे पास होती हैं। अब जनरली जब ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम होता है तो हो सकता है हम 3 दोस्त हैं ABC, अब जब भी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो A अपनी अलग ब्रांच बनाकर उसके ऊपर काम करेंगे, B अपनी अलग ब्रांच बनाकर उसके ऊपर काम करेंगे, C अपनी अलग ब्रांच बनाकर उसके ऊपर काम करेंगे और लास्ट में सारे लोग अपना कोड जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से भी काम होता है। तो अपनी जो भी ब्रांच है उसे चेक करने के लिए हम गिट ब्रांच लिखते हैं। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं गिट ब्रांच, एंटर किया तो अभी दिखा रहा है गिट ब्रांच क्या है, मास्टर के इक्वल है। अभी कौन सी ब्रांच है, मास्टर। तो पहले क्या होता था, पहले गिटहब के ऊपर जितनी भी हमारी गिट रिपोज होती थी सबकी डिफॉल्ट और सबसे मेन ब्रांच जो होती थी उसको मास्टर बोला जाता था। पर क्योंकि मास्टर इंग्लिश के अंदर एक काफ़ी डेरोगेटरी टर्म मानी जाती है, तो रिसेंटली गिटहब ने क्या किया है, मास्टर को चेंज करके जो डिफॉल्ट ब्रांच है उसको मेन कर दिया है। तो हमें भी वही सेम चेंज अपनी लोकल रेपो के अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं गिट ब्रांच -m मेन, यानी हम अपनी मास्टर ब्रांच का नाम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब जो मेन ब्रांच होती है उसका नाम मेन ही होता है, उसका नाम मास्टर नहीं होता, जो हमारी डिफॉल्ट ब्रांच होती है। तो इसीलिए जो हमारी मास्टर ब्रांच है उसको हम रीनेम कर लेंगे पहले। तो इसको लिख लेते हैं गिट ब्रांच -m और फिर अपना नया नाम लिख देंगे विच इज इक्वल टू मेन। इसको कर लेंगे एंटर। अब दोबारा गिट ब्रांच करेंगे तो अब हमारी जो मेन ब्रांच है उसका नाम हमारे पास मेन ही आ गया। और अब अपने कोड को पुश करने के लिए हम लिख देंगे वही सेम लाइन गिट पुश ओरिजिन मेन, यानी जो हमने ओरिजिन सेट किया था, इस लिंक को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली जो हमने लिंक सेट किया था अपनी रेपो का, रिमोट रेपो का, उसको हम ओरिजिन कह रहे हैं। और अब हम कह रहे हैं गिट को पुश कर देना चाहिए हमारे ओरिजिन पर, कौन सी ब्रांच के ऊपर, मेन ब्रांच के ऊपर। तो उसे लिखते हैं गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर। तो क्या हुआ, सारा का सारा कोड हमारा पुश हो गया हमारी मेन ब्रांच के ऊपर जो हमने ओरिजिन सेट किया था उसके ऊपर। इस कोड को इस यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 को रिफ्रेश कर लेते हैं गिटहब पे। रिफ्रेश किया तो हमें दिख रहा है readme.md आ गया, index.html आ गया, दिस प्रोजेक्ट वाज क्रिएटेड फ्रॉम लोकल सिस्टम एंड हमारा कमिट हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम जितने भी चेंजेस हमारे पास होते हैं सारे के सारे पुश कर सकते हैं अब अपने मेन पर। अब कल को अगर हमें कोई और चेंज करना है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रिएटेड बाय श्रद्धा खापरा,
इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे अब कर लेते हैं क्लियर। तो गिट स्टेटस चेक करेंगे, ये स्टेटस के अंदर अभी चीज़ें नहीं हैं। अब हम गिट ऐड कर सकते हैं, सब कुछ ऐड कर लेते हैं। अब गिट कमिट कर देते हैं, कमिट -m। क्या कमिट किया हमने? ऐड नेम किया, एंटर किया और अब दोबारा से कर सकते हैं गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर। तो सारे के सारे चेंजेस अब गिटहब पर आ गए। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि readme.md में लास्ट जो चेंज हुआ था दैट वाज टू ऐड द नेम। क्या नेम ऐड हुआ? क्रिएटेड बाय श्रद्धा खापरा। तो इस तरीके से अगर हमें और भी अब फ्यूचर के चेंजेस करने होंगे, हम सिंपली उसी प्रोसेस, उसी फ्लो में उन चेंजेस को कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि वो रेपो जो हम अपने सिस्टम के अंदर क्रिएट करते हैं उनको कैसे हम गिटहब के ऊपर भेज सकते हैं, उन्हें पुश कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़, जब भी हम गिट पुश ओरिजिन मेन लिखते हैं तो इसकी जगह हम सिंपली एक बार लिख सकते हैं गिट पुश -u ओरिजिन मेन। तो ये लाइन लिखने का बेसिक मतलब ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को सेट कर रहे हैं। -u का मतलब होता है अपस्ट्रीम को क्रिएट करना। बेसिकली हम सेट कर रहे हैं कि जब भी हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमने गिट पुश ओरिजिन मेन की जगह एक बार भी ये लिख दिया तो उसके बाद जब भी हमें पुश करना होगा हम सिंपली गिट पुश लिख सकते हैं। हमें बार बार ओरिजिन मेन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें एक बार सिंगल बार -u वाला फ्लैग जो है यूज़ करना पड़ेगा। इसको कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे अभी हम कर सकते हैं गिट पुश ओरिजिन -u ओरिजिन मेन, एंटर किया तो अभी दिखा रहा है सब कुछ अप टू डेट है। तो उसके लिए एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने चेंज कर दिया डॉट लिखकर। अब गिट स्टेटस देखेंगे तो दिखा रहा है कि यहाँ चेंज हो गया है। अब जब भी हमारे पास ऐसा कुछ चेंज होता है जिसमें हमने सिर्फ एक ही फाइल को मॉडिफाई किया है या सिर्फ फाइल्स को मॉडिफाई किया, कोई नई फाइल नहीं क्रिएट की, कोई अनट्रैक्ड फाइल नहीं क्रिएट की, तो उस केस में हम कमिट एंड ऐड एक साथ कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं गिट कमिट -am, यानी ऐड भी कर दो और मैसेज भी लिख दो और उसमें मैसेज हम लिखेंगे एडेड डॉट, एंटर किया तो ये हमारा सारा का सारा कमिट एंड ऐड एक साथ हो गया। एंड इसके लिए अब हम यूज़ कर सकते हैं गिट पुश। तो सिर्फ गिट पुश किया हमने, इस बार ओरिजिन मेन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमने एक बार अपस्ट्रीम को सेट कर दिया था। अब क्या हुआ, अब गिट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अपस्ट्रीम यानी ऊपर, यानी क्लाउड के ऊपर, यानी गिटहब के ऊपर जो जहाँ पर जिस जगह पर उसे डेटा भेजना है वो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया कि यही लिंक है, यही जगह जो ओरिजिन था वही है हमारा ओरिजिन फाइनल। तो उसके लिए अब हमें बार बार ओरिजिन मेन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ गिट पुश कर सकते हैं। वैसे ही बाद में हमें कमांड पड़ेंगे गिट पुल। तो एक बार हमने अपस्ट्रीम सेट कर दिया तो उसके बाद हमें गिट पुल ओरिजिन मेन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली गिट पुल लिखकर चीज़ों को कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट तरीका है चीज़ों को करने का जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा एडेड डॉट लास्ट, जो हमने चेंज किया था वो हमें अब दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी तक हमने जो वर्क फ्लो पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर हम गिटहब से काम कर रहे हैं, यानी हम गिटहब के ऊपर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो सिंपली गिटहब पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने कोड को लिखते हैं, यानी कुछ भी कोड के अंदर हम अपनी चेंजेस करते हैं और सिंपली जाकर जब भी हम गिटहब को यूज़ कर रहे हैं अपने चेंजेस को डायरेक्टली हम कमिट कर सकते हैं। जबकि अगर हम अपने लोकल सिस्टम पर होते हैं तो लोकल सिस्टम के अंदर अगर हमने कोड के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो सबसे पहले हमें उन चेंजेस को ऐड करना होता है, उसके बाद हमें उन चेंजेस को कमिट करना होता है एंड उसके बाद हमें उन चेंजेस को पुश करना होता है गिटहब के ऊपर। जब भी हम चेंज को ऐड करते हैं इसे हम कहते हैं स्टेज अ चेंज, और जब भी हम चेंजेस को कमिट करते हैं इसे हम कहते हैं कमिट अ चेंज या कमिट चेंजेस। तो ये हमारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इसीलिए गिटहब के ऊपर जब भी छोटे मोटे हमारे चेंजेस होते हैं उनको कर पाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सिंपली हमें जाके चीज़ों को कमिट करना है। और गिट के अंदर थोड़ा सा लंबा स्टेप रहता है, पर जनरली मैक्सिमम चेंजेस करने के लिए अपनी गिट रिपोज के अंदर हम लोकल गिट को ही यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप ऐड होगा, फिर कमिट होगा, फिर हम जनरली पुश कर देते हैं। अब उसके बाद हो सकता है हमारा, जब हम पुल को सीखेंगे, पुल रिक्वेस्ट को सीखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम एक PR क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि हम एक पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पर जनरली अभी तक कोड को ऐड करने का, पुश करने का जो प्रोसेस है गिट एंड लोकल गिट के ऊपर, वो वर्कफ्लो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गिट ब्रांचेस के बारे में। तो ब्रांच ऐसी टर्म है जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम समझते हैं गिट के अंदर ब्रांचेस का मतलब क्या होता है। ब्रांच का मतलब बेसिकली है कि ये, वैसे तो हम इसे इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरीके से बेसिकली हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हमारे पूरे के पूरे कमिटिंग के प्रोसेस का। लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारा कोई स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है।
इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कोई चीज़ है जिसको कमिट किया, तो ये हमारा कमिट नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हमने एक और नया कमिट किया, कुछ और नया चेंज किया, कुछ और नया कमिट किया। अब जैसे ही हमने ये चेंज किया, लेट्स सपोज हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, index.html को बिल्ड कर लिया। अब हमें फील होता है कि index.html के अंदर हम एक और नया फीचर है जिसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक अलग ब्रांच बना सकते हैं। और अलग ब्रांच बनाने का मतलब है कि यहाँ तक जितना भी कोड था हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारा का सारा कोड कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा, एक अलग ही लोकेशन के अंदर आ जाएगा। या इसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर था, हमने उस फोल्डर की एक और कॉपी बना ली और उस कॉपी के अंदर अब हम अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। पर उस फोल्डर की जो ओरिजिनल कॉपी थी वो हमेशा सेम ही रही। उसके अंदर चाहे तो पैरेलली चेंजेस हो सकते हैं और इस नई कॉपी के अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं, पर ये एक सेपरेट कॉपी है वहां तक के सारे चेंजेस की। तो ये हमने एक सेपरेट ब्रांच बना ली। अब हमारा कोई भी अलग फीचर हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ तक हमने सिर्फ HTML फाइल को लिखा था, अब फीचर में हम क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो नई CSS फाइल हमने बनाई है। तो इसके अंदर हमारा कोई कमिट 3 होगा जो हम कर रहे हैं, कोई कमिट 4 होगा जो हम कर रहे हैं, कोई कमिट 5 होगा जो हम कर रहे हैं। और इस ब्रांच को, ये जो अलग हमने फोल्डर बना लिया, उसी सेम की कॉपी बना ली और जिसके अंदर अब हम नए चेंजेस कर रहे हैं, इसको हमने फीचर नाम दे दिया। तो अपनी ब्रांच को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर हमारी एक मेन ब्रांच है जो चलती रहती है। मतलब जिसके अंदर से हमने शुरुआत की थी, जो हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है। यहाँ वैसे मास्टर लिखा हुआ है, हम इसे अब रीनेम करके मेन कहते हैं। अब हम चाहें तो पैरेलली, जैसे लेट्स सपोज डेवलपमेंट टीम के अंदर 3-4 डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक डेवलपर है जो एक फीचर के ऊपर काम कर रहा है, तो उसने यहाँ से कॉपी किया और अपने फीचर के ऊपर काम कर रहा है। पर उस टाइम पर बाकी डेवलपर्स उसका वेट तो नहीं करेंगे कि ये जब तक स्टाइलिंग लिख रहा है तब तक हम कुछ ना करें। हम क्या कर सकते हैं, जब तक वहाँ पर CSS का कोड लिखा जा रहा है, CSS वाला बंदा, फ्रंट एंड वाला जब तक अपना कोड लिख रहा है, तब तक हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम इस मेन ब्रांच के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ हमने भी अपना 2nd कमिट के बाद 3rd कमिट कर दिया, उसके बाद हमने अपना 4th कमिट कर दिया। तो इस तरीके से एक डेवलपर अपनी ब्रांच पर काम कर सकता है, हम अपनी ब्रांच पर काम कर सकते हैं। तो जनरली यही होता है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर 3 लोग हैं, तो एक इनिशियल कुछ कमिट्स हो जाते हैं। इनिशियल कमिट के बाद एक व्यक्ति अपनी ब्रांच बना लेता है, दूसरा व्यक्ति अपनी ब्रांच बना लेता है, तीसरा व्यक्ति अपनी ब्रांच बना लेता है। और जब भी हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो हमारी जो मेन ब्रांच होती है, ये तो होती है हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच जो शुरुआत में ही होगी। और जनरली हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर मेन ब्रांच ही डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है, जिसको कोई एज सच डिलीट नहीं करता। इसके अलावा कभी बड़ी टीम्स अगर होती हैं तो उसके अंदर डेव नाम की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो साथ में बना दी जाती है। तो लेट्स सपोज एक डेवलपर 1 है, एक डेवलपर 2 है, एक डेवलपर 3 है। ये क्या करेंगे, पहले तो अपनी ब्रांच के अंदर चेंजेस करेंगे सारे, उसके बाद इन चेंजेस को ये डेव के अंदर पुश करेंगे, ये भी डेव के अंदर पुश करेंगे, ये भी डेव के अंदर पुश करेंगे। तो जो सीनियर डेवलपर है, तो सीनियर डेवलपर इन सब के कोड को देखेंगे और उसके बाद उन्हें डेव के अंदर मर्ज करेंगे। और सीनियर का भी हो सकता है एक और सीनियर हो, उस सीनियर का काम क्या होगा, इस डेव ब्रांच से लेकर मेन ब्रांच के अंदर अपने कोड को पुश करवाना। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की होती है कि कौन कौन सी ब्रांच के अंदर कोड को पुश कर सकता है। इसीलिए ब्रांचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लेवल ऑफ एक्सेस भी डिफाइन करता है कि किस व्यक्ति के पास कौन से फीचर की एक्सेस है। ऐसा नहीं होना कि बैक एंड वाला व्यक्ति आकर फ्रंट एंड वाले कोड के अंदर चेंजेस कर दे, फ्रंट एंड वाला आकर बैक एंड वाले कोड के अंदर चेंजेस कर रहा है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथ हो जाए और हायरार्की अच्छे से मेंटेन हो, उसके लिए हम अपनी ब्रांचेस को यूज करते हैं। तो ब्रांचेस को यूज करने का रीजन एक तो कोलैबोरेशन भी है, उसके साथ में ये भी है कि एक व्यक्ति जब अपने चेंजेस पर, किसी फीचर पर या किसी बग को फिक्स करने में टाइम लगा रहा है तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। उस टाइम पे दूसरे डेवलपर्स खाली नहीं बैठेंगे, तो वो भी साथ के साथ अपने चेंजेस को करते रहें, तो डेवलपमेंट प्रोसेस स्मूथली हर डायरेक्शन में बढ़ता रहे, उसके लिए हम अपनी ब्रांचेस को यूज़ करते हैं। अब ब्रांचेस को एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज हमने अपनी मास्टर ब्रांच के साथ स्टार्ट किया, या इसको अपनी मेन ब्रांच कह लेते हैं। हमने अपनी मेन ब्रांच के साथ स्टार्ट किया, इस पार्ट को हम हाइड कर देते हैं। ये हमारी मेन ब्रांच है जिसके साथ हमने स्टार्ट किया। अब मेन ब्रांच के अंदर हमने शुरुआत में कोई इनिशियल कमिट होगा जो किया होगा। लेट्स सपोज को इनिशियल कमिट के बाद एक हमारे पास बग आ जाता है वेबसाइट में जिसको ठीक करना है, तो एक डेवलपर क्या कर रहा है, उस ब्रांच की कॉपी बनाएगा, एक बग फिक्स नाम की अलग से ब्रांच बनाएंगे और उस बग को फिक्स करने के लिए वो अलग अलग कमिट करेंगे। अब जब तक बग कंप्लीटली फिक्स नहीं हो जाता, प्रॉब्लम कंप्लीटली फिक्स नहीं हो जाती, तब तक उसे मेन के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए एक सेपरेट ब्रांच बनेगी बग फिक्स की, जिसमें वो कमिट करेंगे, बग को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। उतने टाइम में डेवलपर्स मेन ब्रांच के अंदर और चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कोई एक फीचर रिक्वेस्ट आ जाए कि
कंपनी वाले कह रहे हैं ये और फीचर, एक एक्स्ट्रा बटन ऐड होना चाहिए, तो उसके लिए एक और ब्रांच यहाँ से क्रिएट की जाएगी जिसमें फीचर ऐड हो रहा है। अब जैसे ही बग फिक्स हो जाएगा, मतलब अपडेटेड कोड आ गया, वैसे ही क्या करेंगे, ये ब्रांच मेन के साथ मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कमिट आया, इस कमिट के अंदर ये बेसिकली हमारा मर्ज कमिट है। मर्ज कहने का मतलब है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस अच्छे हो गए होंगे, उन चेंजेस को हम चाहते हैं वो चेंजेस मेन के अंदर भी दिखाई दें, कोई बग कोई प्रॉब्लम थी वो तो वो मेन के अंदर भी फिक्स हो, तो उसे हम मर्ज कर देंगे। तो दो ब्रांचेस को हम मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करने का मतलब है दोनों ब्रांचेस से एक कॉमन कोड निकाल कर लेकर आना, ताकि दोनों ब्रांचेस के अंदर कोड सेम हो जाए। अभी हो सकता है बग के अंदर कुछ और कोड चल रहा हो, मेन के अंदर कुछ और कोड चल रहा है, दोनों के अंदर जब सेम कोड हो जाए उसको मर्ज करना कह देते हैं। और उसके बाद जब फीचर बिल्ड हो जाएगा तो फीचर को भी आकर हम मेन के साथ मर्ज कर देंगे, तो इन तीनों ब्रांचेस में अब सेम कोड हो जाएगा। अब क्योंकि बाद में जाके बग फिक्स हमारा हो ही गया ऑलरेडी और मेन के अंदर भी हमने उसे मर्ज कर दिया है, तो हम चाहें तो अपनी बग फिक्स को बाद में डिलीट कर सकते हैं, फीचर को चाहें तो बाद में हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट काम करता है डेवलपमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपनी ब्रांच रिलेटेड कमांड्स के बारे में। इनमें से सबसे पहली कमांड है हमारी गिट ब्रांच, जिसको हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये कैसे काम करती है। जैसे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट 2 में आ जाते हैं। अभी अगर हमें अपनी ब्रांच देखनी है तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी ब्रांच चल रही है, मेन ब्रांच चल रही है। हम चाहें तो अपनी ब्रांच को रीनेम कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं गिट ब्रांच -m और करंट ब्रांच जो है उसको रीनेम करने के लिए हम अपना नया नेम लिखते हैं। तो हमने मास्टर को रीनेम किया था टू दिस मेन ब्रांच। इसके अलावा हमारे पास एक और कमांड होती है गिट चेकआउट। गिट चेकआउट का काम होता है टू नेविगेट करना, यानी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर जाना। तो अगर हमें किसी दूसरी ब्रांच के अंदर जाना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं गिट चेकआउट और उस ब्रांच का नाम। और अभी के लिए, जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है तो हम कहाँ जाएं नेविगेट करके, तो उस काम को करने के लिए हम लिख सकते हैं गिट चेकआउट -b न्यू ब्रांच नेम। तो ये क्या करेगी, ये कमांड एक नई ब्रांच हमारे लिए क्रिएट कर देगी, जो भी हम नाम देंगे उस नाम के साथ। और जनरली ये जो नाम हम देते हैं, जैसे कमिट का जो मैसेज होता है वो मीनिंगफुल होता है, वैसे ब्रांच के नेम्स भी मीनिंगफुल होते हैं। तो जैसे लेट्स सपोज प्रोजेक्ट 2 के अंदर हमारा फीचर रिक्वेस्ट आती है कि हमें कोई स्टाइलिंग ऐड करनी है, तो उसके लिए हम अपनी एक नई ब्रांच बना सकते हैं गिट चेकआउट -b, और इसको हम कह सकते हैं नया फीचर हमें ऐड करना है, या कुछ और स्टाइलिंग का हो गया, या app.js ऐड करना हो गया, जावास्क्रिप्ट ऐड करना हो गया, तो उसको हम फीचर कह देते हैं यहाँ पे कि हमें फीचर ऐड करना है। एंटर किया और अब हम चेक कर सकते हैं गिट ब्रांच से कि हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, मेन और फीचर, और ऑटोमेटिकली जब हम गिट चेकआउट करेंगे तो हम अपनी फीचर ब्रांच के अंदर आ गए। हम चाहें तो वापस से मेन ब्रांच में भी जा सकते हैं, गिट चेकआउट मेन। तो अब हम ब्रांच में गए, तो अब हम अपनी मेन ब्रांच के ऊपर हैं, और वापस से हम चाहें तो गिट चेकआउट करके फीचर ब्रांच में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रांचेज में टू एंड फ्रो करते रहते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जा सकते हैं और उनके कोड को हम चेकआउट कर सकते हैं। अब किसी भी ब्रांच को डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं गिट ब्रांच -d और उस ब्रांच का नाम। तो जैसे लेट्स सपोज हम एक और ब्रांच बना लेते हैं गिट चेकआउट -b एंड इसको कह देते हैं टेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो दोबारा से सारी ब्रांचेस देखते हैं, ये हमारी टेस्ट ब्रांच है। अब अगर हमें इस ब्रांच को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं गिट ब्रांच -d एंड उसके बाद टेस्ट, एंटर। तो क्या हुआ, टेस्ट कैन नॉट डिलीट ब्रांच चेकआउट, यानी अभी जिस ब्रांच के अंदर है उसको नहीं डिलीट कर सकते। तो पहले तो इससे चेकआउट कर लेते हैं। तो गिट चेकआउट, हम अपने मेन के अंदर आ जाते हैं, मेन के अंदर आ गए, तो अब हम अपनी मेन ब्रांच के अंदर हैं। तो अब दोबारा से डिलीट कमांड को एंटर करेंगे तो इसने डिलीट कर दिया ब्रांच, और अब हम गिट ब्रांच करेंगे तो हमारे पास 2 ही ब्रांचेज आएंगी, एक हमारी फीचर ब्रांच एंड एक हमारी मेन ब्रांच। तो अब यहाँ से अपनी फीचर के अंदर आ जाते हैं और कुछ फीचर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो गेट चेकआउट फीचर के अंदर आ गए, इसको कर लेते हैं क्लियर। तो अभी हम अपनी फीचर ब्रांच के ऊपर हैं, तो इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे प्रोजेक्ट 2 के अंदर हम अपना कोई नया फीचर ऐप ऐड कर देंगे, लेट्स सपोज अपनी app.js फाइल के अंदर। तो यहाँ पर ऐड न्यू फीचर, कुछ नया फीचर हमने ऐड कर दिया है, इसको ऐड कर देते हैं। और अब हम गिट स्टेटस देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि आपने एक नई अनट्रैक्ड फाइल ऐड की है। तो इसको चाहें तो हम कमिट कर सकते हैं, गिट ऐड कर लेते हैं पहले से, और फिर कर लेते हैं गिट कमिट -m ऐड न्यू फीचर। ये हमारा कमिट हो गया। अब गिट स्टेटस चेक करेंगे। गिट स्टेटस के अंदर दिखा रहा है ऑन ब्रांच फीचर, कि हम फीचर ब्रांच के ऊपर हैं, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कमिट करने के लिए। वर्किंग ट्री क्लीन, तो ये जो ट्री शब्द आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्री होती है, ट्री की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, तो वहाँ से हमारा एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब भी हम मल्टीपल ब्रांचेस को यूज़ करते हैं इन गिट।
तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो अभी हम अपनी फीचर ब्रांच के अंदर सारी की सारी चीज़ें हमारी ठीक चल रही हैं। हम चाहें तो अब अपनी मेन ब्रांच के अंदर जा सकते हैं। गिट चेकआउट मेन हमने किया। अब मेन हमने किया तो अब हम अपनी मेन ब्रांच के ऊपर आ गए। मेन ब्रांच के ऊपर आ गए। अब यहाँ से हम अपने कोड को पुश कर सकते हैं, यानी गिटहब के ऊपर अपने कोड को भेज सकते हैं। तो भेजने के लिए हम लिख सकते हैं गिट पुश, एंटर किया तो एवरीथिंग अप टू डेट। एवरीथिंग अप टू डेट यहाँ पे क्यों दिखा रहा है? एवरीथिंग अप टू डेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा कोड जब हम पुश कर रहे हैं मेन ब्रांच से तो सिर्फ मेन ब्रांच वाला कोड पुश हो रहा है, फीचर वाला पुश नहीं हो रहा। और अब दोबारा से गिट चेकआउट फीचर अगर हम करेंगे तो अब हम कर सकते हैं गिट पुश, एंटर किया तो पुश के लिए दिखा रहा है द करंट ब्रांच फीचर हैज़ नो अपस्ट्रीम ब्रांच, यानी इसके लिए अभी हमने कोई अपस्ट्रीम ब्रांच नहीं सेट की, हमें उसे सेट करना पड़ेगा। तो ये जो कमांड हमें दी हुई है गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन फीचर, इसको हमें रन करना पड़ेगा। गिट पुश सेट, मतलब शॉर्ट फॉर्म हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अपस्ट्रीम हमने सेट ही नहीं किया, अपस्ट्रीम ओरिजिन फीचर। तो अब हम ओरिजिन के अंदर फीचर नाम की ब्रांच के अंदर पुश करना चाहते हैं। एंटर किया तो अब क्या हुआ, हमारे लिए ओरिजिन वाली ब्रांच क्रिएट हुई एंड वो पुश हो गई। तो ये अपस्ट्रीम सेट करना फॉर अ न्यू ब्रांच ज़रूरी है। अब रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश किया तो प्रोजेक्ट 2 के अंदर क्या आया, यहाँ पर दिखा रहा है कुछ चीज़ें दिखा रहा है, पर यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है कि एक मेन ब्रांच थी हमारे पास डिफ़ॉल्ट और अब हमारे पास एक फीचर ब्रांच भी आ गई। मेन के अंदर लास्ट कमिट हमारा एडेड डॉट था, पर फीचर ब्रांच के अंदर क्या है लास्ट कमिट? फीचर ब्रांच के अंदर अभी अभी कमिट हुआ है ऐड न्यू फीचर, यानी हमारी जो app.js है ये हमें फीचर ब्रांच के अंदर दिख रही है। और यहाँ दिखाई दे रहा है दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ मेन, यानी मेन में जो चल रहा था फीचर ब्रांच ने क्या किया, उसके आगे एक और कमिट जोड़ दिया। तो अब फीचर ब्रांच के अंदर ज़्यादा कोड है एज कम्पेयर टू आर मेन ब्रांच। तो यहाँ से ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, अपनी ब्रांचेस को चेक कर सकते हैं और ब्रांचेस को सेट करने के लिए हमने अपनी इस कमांड को यूज़ किया है। एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्लियर। अब लेट्स सपोज फीचर के अंदर तो हमने नया फीचर बिल्ड कर दिया, हमने app.js कर ली। अब इस फीचर को अगर हम मेन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे करें? तो मेन के साथ जोड़ने के लिए अपने फीचर को हम अपनी पुल रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अपने कोड को कैसे मर्ज करते हैं, यानी एक ब्रांच के अंदर तो चेंज कर दिया, अब उसे अपनी दूसरी ब्रांच के साथ कैसे मर्ज करें। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो है कि हम गिट को यूज़ करके चीज़ें मर्ज कर सकते हैं, उसके लिए हम गिट डिफ और गिट मर्ज 2 कमांड्स को यूज़ करते हैं। गिट डिफ का काम होता है कि अगर हम गिट डिफ और ब्रांच का नाम लिख देते हैं तो ये काम करता है किन्हीं भी 2 ब्रांचेस को कंपेयर करने का, पर जनरली गिट डिफ कमिट्स को भी कंपेयर कर सकता है, फाइल्स को भी कंपेयर कर सकता है, पर हम इसे ब्रांचेस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। यानी हम देख सकते हैं कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कितनी आगे या कितनी पीछे है। जैसे लेट्स सपोज अभी हम कौन सी ब्रांच पे हैं, अभी हम फीचर ब्रांच पे हैं, मुझे फीचर को मेन के साथ कंपेयर करना है, तो हम लिख सकते हैं गिट डिफ मेन। तो ये दिखा देगा कि क्या क्या चेंजेस है, मतलब हमने ऐड न्यू फीचर, ये एक नया चेंज किया अपनी फीचर ब्रांच के सामने, और हमारी जो फीचर ब्रांच है उसके अंदर अभी हमने ये एक्स्ट्रा चेंजेस किए हैं जो हमारी मेन से अलग हैं। तो ये डिफरेंसेस दिख गए। एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं गिट मर्ज और अपनी ब्रांच का नाम, 2 ब्रांचेस को मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं गिट मर्ज मेन। तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ हम गिट मर्ज मेन लिख दें अपनी 2 ब्रांचेस को मर्ज करने के लिए, और दूसरा तरीका है थोड़ा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, यूजिंग अ पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट को शॉर्ट में हम PR भी कहते हैं। PR का काम होता है कोड्स को मर्ज करवाना। तो अगर हम 2 ब्रांचेस को मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास गिटहब क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का बटन दिखा देगा। जैसे ही हमने किसी ब्रांच के अंदर नया कोड पुश किया, जैसे फीचर हैज़ रीसेंट पुशेज 1 मिनट अगो, तो उसके लिए उसने दिखा दिया कि आप इन पुशेज को पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके मर्ज करना चाहते हो अपनी दूसरी ब्रांच में। तो पुल रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो इट लेट्स यू टेल अदर्स अबाउट चेंजेस यू हैव पुश टू अ ब्रांच इन अ रेपो ऑन गिटहब। यानी पुल रिक्वेस्ट हमें वो एबिलिटी देती है, हमें वो शक्ति देती है कि हम दूसरे लोगों को बता पाएँ, अगर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो हम उनको बता पाएँ कि हमने कौन कौन से चेंजेस अपनी ब्रांच के अंदर पुश किए हैं। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पर, तो इस तरीके का पेज हमें दिखाई देगा, और यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि हम एक पुल रिक्वेस्ट स्टार्ट करने की या ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पुल रिक्वेस्ट में हम क्या चीज़ मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम फीचर ब्रांच को मेन ब्रांच के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एरो क्या कर रहा है, फीचर से मेन की तरफ जा रहा है, तो मतलब फीचर के जो चेंजेस हैं उनको हम मेन के अंदर डालने की, मेन के अंदर मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब इस तरीके से हम अपनी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं जब भी हम एक ब्रांच के चेंजेस को दूसरी ब्रांच के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं तो, या कहीं भी एक जगह के एक रेपो के चेंजेस को दूसरी रेपो के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं तो जब भी कोड को हम मर्ज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम अपनी पीआर को क्रिएट करते हैं, और जब भी पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं हम उसके साथ कुछ इस तरीके से एक मैसेज लिखकर भेजते हैं कि ये जो पीआर है, जो पुल रिक्वेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, कि हमारा मर्ज करने का रीज़न क्या है, आप कौन सा नया कोड ऐड कर रहे हो या क्यों ऐड कर रहे हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एडेड अ न्यू फीचर, कि हमने एक नया फीचर ऐड किया है, और साथ के साथ हम अपना कोई कमेंट लिख सकते हैं कि एडेड न्यू फीचर्स इन app.js फाइल। इस तरीके से हमने कुछ लिख दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, और हम एक पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी हम पीआर को क्रिएट करें वहाँ पर हम कुछ कमेंट लिख कर दें कि इस पीआर को क्रिएट करने के पीछे क्या रीज़न है, क्यों हम इसे क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि जनरली अभी तो क्या है, हम अपना खुद सिंगल अकाउंट चला रहे हैं, एक ही अकाउंट के ऊपर हम ही पीआर क्रिएट करेंगे और हम ही कोड को मर्ज करेंगे। तो पर जब भी हम इंटर्नशिप कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे, या अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई सारे लोग होंगे, तो वहाँ पर हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि वो जो एक नया कोड मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, ताकि सारे लोगों को समझ में आए कि कोड के अंदर, रेपो के अंदर क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं। तो जैसे इस तरीके से हमने क्या किया, कॉमेंट ऐड कर दिया कि एक कॉमेंट है इस पुल रिक्वेस्ट के साथ। तो ऊपर पुल रिक्वेस्ट वाले टैब में हमारी एक नई पुल रिक्वेस्ट आ गई, ऐड अ न्यू फीचर, एंड उसके अंदर हो सकता है कोई और व्यक्ति आकर एक और कोई नया कमेंट ऐड कर दे, या जनरली ऐसा होता है जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं वो अपनी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, फिर सीनियर डेवलपर्स पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कोड चेंजेस दिए गए हैं। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है उस कोड के अंदर तो वो वहाँ पर कमेंट करते हैं कि पहले इस कोड को ठीक करो, उसके बाद पीआर क्रिएट करना, या उसके बाद पीआर मर्ज होगी। फिर हम कोड को दोबारा ठीक करते हैं, नए चेंजेस करते हैं, नए कमिट्स करते हैं और पीआर को अपडेट करते हैं, एंड उसके बाद हमारी पीआर मर्ज होती है। तो इस तरीके से हम चाहें तो और कमेंट्स लिख सकते हैं, हम चाहें तो दूसरों के कमेंट्स हमें इसी पैनल के अंदर दिखाई देंगे, और कभी भी हमें अपनी पुल रिक्वेस्ट को देखना है तो हम इस पुल रिक्वेस्ट वाले टैब पर जा सकते हैं। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गिटहब दिखा रहा है दिस ब्रांच इज नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेस ब्रांच। कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तब आते हैं, तब निकलते हैं जब क्या हुआ कि जब मेन ब्रांच के अंदर भी सेम फाइल में सेम जगह चेंज हो गया और आपकी ब्रांच के अंदर भी सेम फाइल में सेम जगह चेंज हो गया, तो गिटहब को फिर समझ नहीं आता कि कौन सा चेंज लेना है, इसके वाला लेना है या इस वाली ब्रांच वाला लेना है, तो तब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। पर हमने तो यहाँ पर बिल्कुल ही नई फाइल बनाई है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, कोई टेंशन नहीं हुई, तो हम सीधा मर्ज कर सकते हैं पुल रिक्वेस्ट को। जनरली जब हम ग्रुप्स में काम करते हैं तो हम ही पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और कोई और उसे मर्ज करता है, पर यहाँ पर क्योंकि हमारी रेपो है तो हम ही से मर्ज कर सकते हैं। जैसे ही मर्ज करेंगे यहाँ पर हमसे पूछेगा क्या इसे मर्ज कर दे, तो मर्ज करना खुद में एक कमिट होता है। जब भी हम पीआर को मर्ज करते हैं तो ये मर्ज करना भी अपने आप में एक कमिट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक चेंज हो रहा है, कोड के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, अगर नया कोड उसके अंदर मर्ज हो रहा है तो यहाँ पर इस कमिट का नाम हो जाएगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट 1 फ्रॉम दिस ब्रांच, और यहाँ पर इसके मैसेज आ जाएगा ऐड अ न्यू फीचर, इसको कर देंगे कंफर्म मर्ज, एंड ये क्या हुआ, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। यानी पुल रिक्वेस्ट ओपन थी, ओपन करने का मतलब अभी वो चीज़ चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, पर वो कंप्लीट हो गई एंड वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। अब चाहे तो क्लोज होने के बाद हम अपनी फीचर ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब फीचर ब्रांच का कोई काम नहीं है। कोड में जाएंगे और इस बार यहाँ पर आ रहा है मेन में देखेंगे तो मेन में अब जो app.js है ऐड न्यू फीचर, ये हमें दिखाई दे रही है। लास्ट कमिट क्या आ रहा है, लास्ट कमिट ये वाला कमिट हमारे पास आ रहा है। हम फीचर के अंदर जाएंगे, फीचर के अंदर भी सेम चीज़ें हमें दिखाई दे रही होंगी, तो फीचर हो गया ये, एंड मेन ब्रांच हमारी ये वाली ब्रांच हो गई। अब हम चाहें तो अपनी फीचर ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, मेन के अंदर app.js आ गई, सारी चीज़ें आ गई। अब अगर हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर जाएं, यानी VS कोड के अंदर जाएं, तो यहाँ पर एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारी app.js कहाँ पर है, हमारी app.js हमारी फीचर ब्रांच के अंदर है, तो अभी हम फीचर ब्रांच में app.js हमें दिखाई दे रही है। अब लेट्स सपोज हम गिट चेकआउट करते हैं मेन ब्रांच के अंदर। जैसे ही हम मेन ब्रांच के अंदर गिट चेकआउट करेंगे, क्या हो गया, app.js क्रॉस होकर हमें दिखाई दे रही है और यहाँ से हट गई, लेफ्ट से हट गई, मतलब मेन ब्रांच के अंदर अभी भी app.js आई नहीं है, क्योंकि हमने मर्ज कहाँ पर किया, हमने मर्ज किया गिटहब के ऊपर, और हम चेंजेस कहाँ देखना चाह रहे हैं, हम अपने लोकल सिस्टम में चेंजेस देखना चाह रहे हैं। तो गिटहब पर जो चीज़ हो गई, अब उसे वापस हम अपने लोकल सिस्टम में कैसे लेकर आएँ, तो वापस उन चेंजेस को लाने के लिए हम अपनी पुल कमांड का यूज़ करते हैं।
तो अब हम सीखने वाले हैं, जैसे हमने पुश किया था, पुश से क्या होता है, लोकल से हम गिटहब के ऊपर जाते हैं, और पुल से क्या होता है, गिटहब से हम लोकल में चेंजेस लेकर आते हैं। तो किसी भी चेंज को पुल करने के लिए, यानी अपने मेन के चेंजेस को पुल करने के लिए हम लिख सकते हैं गिट पुल ओरिजिन मेन, यानी हमारा जो ओरिजिन था वहां से मेन ब्रांच के अंदर के सारे चेंजेस को पुल कर लो। तो जो हमारी पुल कमांड होती है उसका काम होता है टू फेच एंड डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम अ रिमोट रेपोजिटरी। रिमोट यानी जो इंटरनेट के ऊपर गिटहब वाली रेपो है वहां से सारे चेंजेस को डाउनलोड करता है और इमीडिएटली अपडेट करता है हमारी लोकल रेपो को टू मैच दैट कंटेंट। तो यहाँ हम कर सकते हैं गिट पुल ओरिजिन मेन, एंटर, और जैसे ही ओरिजिन से हमने चेंजेस फेच किए तो यहाँ आ रहा है एक फाइल चेंज हो गई, कौन सी फाइल, app.js। तो अब app.js हमें हमारी मेन ब्रांच के अंदर दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है और उसके चेंजेस भी हमें दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो हो गया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ कि हमने नई फाइल ऐड कर दी, हमने नए चेंजेस ऐड कर दिए, उनको हमने पुश भी कर लिया, उनको हमने पुल भी कर लिया। पर कई बार हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनकी हमने पहले बात की थी। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर बात करें तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस व्हेन गिट इज अनएबल टू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व डिफरेंसेस इन कोड बिटवीन टू कमिट्स। यानी हमारी एक ब्रांच है, उसके अंदर हमने सेम फाइल के अंदर एक जगह चेंज कर दिया और दूसरी ब्रांच के अंदर भी उसी सेम फाइल में सेम जगह हमने चेंज कर दिया, तो गिट को समझ नहीं आएगा कि कौन से वाला चेंज लेना है। तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। वो मर्ज करने की कोशिश करेगा पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें जाकर सॉल्व करना होता है मैन्युअली। अब अभी तो हमारे पास कई सारी सिंपल सिचुएशन थी, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, तो अब हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास आए मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम लाइन के अंदर सेम चेंज करेंगे। जैसे हम अभी कहाँ पर हैं, अभी हम अपनी मेन ब्रांच पर हैं। मेन ब्रांच के अंदर app.js में हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे ऐड न्यू फीचर, और फीचर में लेट्स सपोज मेन के अंदर हमने फीचर में एक बटन ऐड किया है, तो हमने बटन ऐड कर दिया। अब इस फीचर को हम ऐड कर लेते हैं और इसे हम कमिट कर लेते हैं, कमिट माइनस एंड ऐड न्यू बटन। तो हमने एक बटन ऐड कर दिया। अभी वैसे पूरा बटन दिखाया नहीं जा रहा, बट जनरली हम अपना पूरा का पूरा कोड लिख सकते हैं। अब स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस में क्या दिखा रहा है, मेन ब्रांच दिखा रहा है 1 कमिट अहेड ऑफ द रिमोट ब्रांच। मेन ब्रांच को दिखा रहा है कि एक कमिट एक्स्ट्रा आ गया मेन के अंदर। अब यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं अपनी फीचर ब्रांच पर। अपनी फीचर ब्रांच में आ जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसे एंड गिट ब्रांच करते हैं। अभी हम अपनी फीचर ब्रांच में हैं। फीचर ब्रांच में तो app.js में वही दिखा रहा है, ऐड न्यू फीचर। अब ऐड न्यू फीचर की जगह हम यहाँ पर ऐड करते हैं फॉर्म। फीचर में हमने एक फॉर्म ऐड कर दिया, तो फीचर वाली ब्रांच फॉर्म ऐड कर रही है, मेन वाली ब्रांच बटन ऐड कर रही है। इसमें गिट कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको फॉर्म चाहिए या आपको बटन चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चेंज को भी ऐड कर देंगे, गिट कमिट -m ऐड न्यू फॉर्म। एंटर किया और इसका स्टेटस देख लेते हैं। ये भी अब अपनी जो गिटहब वाली से है उससे एक कमिट आगे आ गई। अब दोनों ब्रांचेस के अंदर हमने चेंज कर दिया, एक फीचर के अंदर कर दिया और एक हमने मेन के अंदर कर दिया। अब गिटहब से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने की बजाय हम क्या करेंगे, लोकल सिस्टम से अपने कोड को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। लोकल सिस्टम से मर्ज करने के लिए सबसे पहले तो आ जाते हैं अपनी मेन ब्रांच पे, गिट चेकआउट मेन, या चेकआउट करने से पहले हम लिख देते हैं गिट डिफरेंस मेन, यानी हम अपनी फीचर ब्रांच को कंपेयर कर रहे हैं अपनी मेन ब्रांच के साथ। तो मेन ब्रांच से कंपेयर करने के लिए हमें दिख रहा है कि हमारी मेन ब्रांच के अंदर तो ये वाली लाइन लिखी हुई है ऐड न्यू फीचर बटन, और हमारी के अंदर लिखा हुआ है ऐड न्यू फीचर फॉर्म। तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस आ गया। यही डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा, हम सिंपली जा सकते हैं, हम एक बार जाते हैं अपनी मेन के अंदर, गिट चेकआउट मेन के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं गिट डिफरेंस फीचर। तो मेन ब्रांच क्या कह रही है, मेन ब्रांच कह रही है फीचर ने फॉर्म ऐड कर दिया, पर मुझे तो बटन ऐड करना था। अब हम दोनों को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने की कमांड हमने ऑलरेडी देखी थी। हम लिख सकते हैं गिट मर्ज, और हम कौन सी ब्रांच के साथ मर्ज करना चाहते हैं, हम अपनी फीचर ब्रांच के साथ मर्ज करना चाहते हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, हम अपनी मेन ब्रांच पे हैं और हम कर देंगे फीचर के साथ मर्ज, गिट मर्ज फीचर। जैसे ही एंटर करेंगे वैसे क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर, इस तरीके से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गए। और ये हाईलाइट कर रहा है VS कोड, यहाँ पर दिखा रहा है ऑटो मर्जिंग app.js, वहाँ पर ऑटो मर्ज करने से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आ गया।
और अब हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है यानी सॉल्व करना है। अब VS कोड एक बहुत अच्छा एडिटर है, तो वो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली दे देगा। एक्सेप्ट करंट चेंज, यानी हम मेन ब्रांच पर अगर हैं तो मुझे तो मेन ब्रांच वाले ही चेंजेस चाहिए, फीचर वाले इग्नोर कर दो, उसका डायरेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है। एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, यानी फीचर वाले चेंजेस लेने हमें, मेन वाले इग्नोर कर दो, उसका भी डायरेक्ट ऑप्शन होता है। दोनों के ही चेंजेस लो, यानी एक फॉर्म भी ऐड करो, बटन भी ऐड करो, दोनों का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। और कंपेयर चेंजेस, तो इस तरीके से VS कोड हमें स्मार्टली काफ़ी सारे ऑप्शन दे देता है। बाकी हम इसे मैन्युअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई है हम इनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे वैसे तो ये दिखा रही हैं कि अभी करंट चेंज क्या है कि हमने मेन के अंदर बटन ऐड किया, और इनकमिंग चेंज मतलब नया चेंज कहाँ से आ रहा है, फीचर ब्रांच से हमारा नया चेंज आ रहा है जिसके अंदर फॉर्म ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको हम डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बटन भी ऐड हो और फॉर्म भी ऐड हो। तो इन लाइनों को इस तरीके से हम कर सकते हैं और इसको कर लेते हैं सेव। तो ये क्या हो गया, ये हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया मैन्युअली कि हमें तो दोनों चेंजेस चाहिए। हम चाहें तो एक चेंज भी रख सकते हैं, इसको फॉर्म को हटा सकते हैं या ऊपर जाके बटन को हटा सकते हैं, कोई भी कोड हटा सकते हैं, तो उससे हमारा एक चेंज आ जाएगा। नहीं तो हम चाहें तो दोनों चेंजेस। और अब अगर स्टेटस चेक करेंगे, गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस में क्या दिखा रहा है, गिट स्टेटस में दिखा रहा है कि ठीक है आपने कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व कर लिया, पर अभी हमारे पास मॉडिफाइड फाइल है कि app.js क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है। तो इसके चेंजेस को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड कर लेते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, ऐड कर लिया तो अब इसे हमें कमिट करना है। तो गिट कमिट कर लेते हैं -m और मर्ज न्यू फीचर, या इसे कह देते हैं मर्ज विद फीचर। हमने इसे मर्ज कर लिया फीचर के साथ, इसको हम कर देते हैं एंटर। तो अब ये मर्ज हो गई है ब्रांच फीचर के साथ। अब हम चाहें तो यहाँ पर इस कोड को पुश कर सकते हैं टू आर ओरिजिन मेन। कोड को हमने पुश कर दिया, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लास्ट कमिट जो दिखाएगा वो होगा मर्ज विद फीचर, और app.js के अंदर जाएंगे तो हमारे दोनों फीचर्स हमें एडेड मिलेंगे। तो इस तरीके से हम अपने फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी ब्रांचेस को मर्ज करते हैं और उसके अंदर हम अपनी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, विच इज़ टू फिक्स आर मिस्टेक्स। अब जैसे हम अपने लेक्चर के अंदर सीख रहे हैं कि गिट एंड गिटहब को यूज़ कैसे करना है, ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी हमेशा उतनी स्मूथ चलती रहे। कई बार गिटहब के अंदर हम कई सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तो उन सिचुएशंस को, उन मिस्टेक्स को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। इनमें से हम जनरल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली मिस्टेक हो सकती है कि हमने कोई ऐसे चेंजेस स्टेज कर दिए, यानी चेंजेस को बस ऐड कर दिया, कमिट नहीं किया, सिर्फ स्टेज किया, तो मतलब ऐड किया चेंजेस को जो हमें चाहिए ही नहीं, अननेसेसरी चेंजेस को हमने ऐड कर दिया। तो हम उन्हें अनऐड कैसे कर सकते हैं, तो अनऐड करने के लिए हम अपनी गिट रीसेट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है और अभी हम अपनी मेन ब्रांच के ऊपर है। मेन ब्रांच के ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने गलती से कुछ नया चेंज ऐड कर दिया, इसको हम कह देते हैं मिस्टेक। लेट्स सपोज हमने मिस्टेक ऐड कर दिया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं गिट, पहले तो स्टेटस देख लेते हैं, गिट स्टेटस में ये दिखा रहा है। अब गिट ऐड कर लेते हैं। अब गिट स्टेटस देखेंगे तो हमारी जो चेंज है, जो मिस्टेक है, वो ऐड हो गई। अब हम चाहते हैं इस मिस्टेक को हटाना, तो उस मिस्टेक को हटाने के लिए हम गिट रीसेट कर सकते हैं। तो जब हमें किसी सिंगल फाइल के अंदर मिस्टेक को रीसेट करना है, मतलब उसी का चेंज हटाना है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं गिट रीसेट और अपनी फाइल का नाम। और जब हमें सारी फाइल्स के लास्ट अभी जो रीसेंट चेंज किया था, ऐड किया था, उसको हटाना है, तो उसके लिए हम सिंपली गिट रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज इफ वी राइट गिट रीसेट कि app.js के अंदर जो चेंज किया था उसको रीसेट कर दो, एंटर किया, और अब अगर स्टेटस देखेंगे तो स्टेटस में अब दोबारा से मॉडिफाइड आ गया। तो हमने अपने स्टेज जो चेंज को रीसेट कर दिया। दूसरा चेंज हमारे पास हो सकता है कि अगर हमने गलती से कुछ ऐसा कमिट कर दिया चेंज जो हमें नहीं करना था, जो गलत था। जैसे लेट्स सपोज ये हमारी मिस्टेक है, इसी मिस्टेक को हम ऐड भी कर दें और कमिट भी कर दें। तो इसके लिए शॉर्ट में लिख सकते हैं गिट कमिट -am और कमिट मैसेज लिख देते हैं कि इसको कह देते हैं कमिट मिस्टेक, कि मैंने कोई मिस्टेक कमिट कर दी, एंटर कर दिया। क्लियर कर लेते हैं, गिट स्टेटस देख लेते हैं तो क्या हुआ, हमने सारी की सारी मिस्टेक्स कमिट कर दी हैं, देयर इज़ नथिंग मोर टू कमिट। पर अभी हमें इस कमिट को रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए हम लिखते हैं गिट रीसेट और फिर हम लिखते हैं हेड। यहाँ पर हेड का मतलब होता है हमारा लास्ट कमिट, यानी ये पॉइंट करता है, ये एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता है हमारे लास्ट कमिट को। तो हेड पॉइंटर हम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं टिल्ड और 1।
बेसिकली ये चीज़ लिखने का मतलब है कि जो हमारा हेड पॉइंटर अभी हमारे लास्ट कमिट को पॉइंट कर रहा है, जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं ये हमारा कमिट 1 है, ये हमारा कमिट 2 है, ये हमारा कमिट 3 है, ये हमारा कमिट 4 है। इस तरीके से हमने 4-5 कमिट्स किए। अब हमारा जो हेड है वो हमारा हेड अभी यहाँ पर है। हम चाहते हैं हमारा ये जो लास्ट कमिट था ये तो हट जाए, इसको भूल जाए गिट, और हमारा जो हेड है वो यहाँ पर आ जाए। तो वो चीज़ करने के लिए हम लिखते हैं हेड टिल्ड 1, यानी एक कमिट पीछे भेज दो हेड को। तो वो चीज़ करके देखते हैं, गिट रीसेट हेड टिल्ड 1 एंटर। तो इससे क्या हुआ, अनस्टेज्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। तो अब स्टेटस देखेंगे तो स्टेटस में कमिटेड नहीं दिखा रहा, स्टेटस में दिखा रहा है मॉडिफाइड, यानी कमिट भी हट गया और हमारा ऐड भी हट गया। तो मतलब ये कुछ मिस्टेक है जो रह गई है, अब हम चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अंडू करते हैं अपने कमिटेड चेंजेस को। अब कई बार हो सकता है कि हमें सिर्फ एक कमिट को अंडू नहीं करना, हमें बहुत सारे कमिट्स को अंडू करना है। जैसे लेट्स सपोज हमने 4 कमिट्स कर दिए, पर हमें तो इस स्टेज पे वापस जाना है, हमें तो सेकंड वाले कमिट पे वापस लेकर जाना है, हमें ये लास्ट वाले 2 अननेसेसरी कमिट्स चाहिए ही नहीं। अगर ये हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए हम कमिट हैश का यूज़ करते हैं। अब कभी भी जाकर किसी भी ब्रांच के अंदर हम लिख सकते हैं गिट लॉग। गिट लॉग से क्या होगा, हमारे सारे के सारे कमिट्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये जो हमारी मेन ब्रांच है इसमें ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है, यानी सबसे जो पुराना कमिट हमारे पास होगा वो सबसे नीचे आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने इस ब्रांच के अंदर एक नया बटन ऐड किया था, उसके बाद हमने इस ब्रांच के अंदर एक नया फॉर्म ऐड किया था, उसके बाद हमने फीचर ब्रांच को इसके अंदर मर्ज कर दिया था। तो इस तरीके से सारे का सारा हमारे पास स्टेटस आ जाएगा कि लास्ट हमारे पास क्या क्या चेंजेस हुए। अब हम चाहते हैं कि हमें इस चेंज में वापस जाना है, यानी ऐड न्यू फॉर्म। हम चाहते हैं इस सिचुएशन पे हम वापस रीसेट हो जाए, मतलब मर्ज विद फीचर। ये मर्ज वाला कमिट हम करना ही नहीं चाहते, हमने गलती से मर्ज कर दिया था, तो हम वापस से ऐड न्यू फॉर्म वाले चेंज पर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये जो कमिट का कोड है, हर कमिट के सामने यहाँ पर एक कोड दिखाई देगा, ये हमारा कमिट हैश होता है। इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो हैश को कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे हम क्यू टाइप कर सकते हैं टू क्विट, इसको कर लेते हैं क्लियर। और अब हम कर सकते हैं गिट रीसेट, और यहाँ पर हम अपने हैश को पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, अनस्टेज्ड चेंजेस आफ्टर रीसेट। मतलब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लिखी हुई हैं वो अभी कमिट नहीं हो रखी। तो अब गिट स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये जो app.js है इसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस है, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो ये तो हो गया कि जब हमारे जो नए चेंजेस हैं, उस कमिट के बाद वाले नए चेंजेस हैं, वो हमें साथ के साथ दिख भी रहे हैं। तो उसके लिए तो हम लिखते हैं गिट रीसेट और अपने कमिट का हैश। पर हम चाहते हैं जो एक्स्ट्रा चेंजेस आए, मतलब नंबर 2 वाले कमिट के बाद जो एक्स्ट्रा चेंजेस आए वो भी हमें ना दिखें, वो भी गायब हो जाए। तो उसके लिए हम -- हार्ड को यूज़ करते हैं। हार्ड यानी फोर्सफुली जाकर हम उन नए चेंजेस को हटा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो क्लियर कर लेते हैं इसे, सेम चीज़ लिखेंगे गिट रीसेट, पर साथ में इसके साथ हार्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं -- हार्ड और इसे कर देते हैं एंटर। तो अब क्या हुए, नए जो चेंजेस थे वो ऑटोमेटिकली VS कोड से गायब होते हुए हमें दिखाई देंगे। और अब ये दिखा रहा है हेड इज़ नाउ एट दिस पोजिशन, मतलब हमारा जो हेड पॉइंटर था वो यहाँ से हटकर अब एक नई पोजीशन पर जाकर सेट हो गया है। और ये जो नई चीज़ें थी, ये जो नए कमिट्स थे, इनको अब गिट पूरी तरह भूल चुका है। तो इस तरीके से अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो हम उन मिस्टेक्स को फिक्स करते हैं इन गिट। अब इसके अलावा एक और कॉमन ऑप्शन होता है हमारे पास फॉर्किंग का, जिसको हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली गिटहब के अंदर यूज़ करते हैं। अब अभी गिट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीख ली, अब वापस से गिटहब पे आ जाते हैं। गिटहब पे लेट सपोज किसी और ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, अपने प्रोजेक्ट को तो हम फॉर्क नहीं करते, पर लेट सपोज किसी और ने प्रोजेक्ट बनाया है, हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज हमारी जो नोड की रेपो है गिटहब के ऊपर जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। तो ये नोड JS के अंदर नोड की एक रेपो है जिसको नोड मेंटेन करता है, ये रेपोजिटरी है, पर इस रेपो के अंदर मतलब नोड के अंदर चेंजेस करने की हमारे पास एक्सेस नहीं है क्योंकि हम इसका पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर, इस रेपो के अंदर अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जब भी हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं उसका बेसिक मतलब यही होता है कि किसी ने अपनी रेपो बनाई हुई है, उस रेपो के अंदर मुझे भी चेंजेस करने हैं। तो वो चेंजेस करने के लिए हम डायरेक्टली जाकर, इसे अपनी रेपो तो है नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें एडिट ऑप्शन दिखाई देगा readme.md में, हमें एडिट ऑप्शन दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस रेपो को हमने नहीं बनाया। तो उसके लिए हम फॉर्क करते हैं रेपोज को। फॉर्क करने का मतलब होता है अपनी एक कॉपी बना लेना। तो वो हम फॉर्क पर क्लिक करेंगे।
फॉर्क पर क्लिक करने से हम अपने अकाउंट के अंदर एक नई रेपो बनाएंगे, उसी सेम नाम से बना सकते हैं, डिफरेंट नाम से बना सकते हैं नेम, और उसके अंदर हम अपना सेम पूरा का पूरा कोड जो नोड वाले उस रेपो के अंदर था अपने अकाउंट पर लेकर आना चाहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है या तो सिर्फ मेन ब्रांच का कोड ला सकते हैं या हम पूरा का पूरा कोड कॉपी कर सकते हैं। तो हम क्रिएट कर देंगे फॉर्क, तो क्या होगा, वो कोड उस पुराने वाली रेपो से हमारी रेपो के अंदर डुप्लीकेट होना, कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। और कई बार हो सकता है बहुत सारा कोड हो तो उसमें टाइम भी लग सकता है। तो अब डेल्टा स्टूडेंट 101 के अंदर हमारे पास एक नई रेपोजिटरी बन गई नोड नाम से, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा कोड हमारे पास आ गया, ये सारा का सारा कोड। और अब हमें readme.md में एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। अब लेट्स सपोज हमें कुछ चेंजेस करने हैं इसके अंदर, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं एडिटेड, कुछ एडिट कर दिया हमने, कुछ भी एडिट हो सकता है, एडिटेड बाय श्रद्धा। इसको हम चाहें तो अब कमिट कर सकते हैं, चेंज को कमिट कर दिया, अपडेट कर दिया रीडमी को। और कहाँ पर कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, हम चाहें तो डायरेक्टली मेन ब्रांच में कमिट कर सकते हैं या नई ब्रांच भी बनाकर उसके अंदर कमिट कर सकते हैं। तो ये हमने चेंजेस कर दिए, कमिट के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ readme.md में जाकर देखेंगे तो लास्ट कमिट दिखेगा अपडेट रीडमी नाउ, एंड readme.md में मुझे अपना चेंज भी दिखेगा, एडिटेड बाय श्रद्धा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हम जब हमने अपने चेंजेस कर दिए, सिर्फ रीडमी के अंदर नहीं, हम किसी भी फाइल के अंदर जाकर चेंजेस कर सकते हैं। अब हम एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, हम जा सकते हैं पुल रिक्वेस्ट में, और पुल रिक्वेस्ट के अंदर एक नई पुल रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो डेल्टा स्टूडेंट था उसने जो मेन ब्रांच के अंदर चेंजेस किए उनको हम मर्ज करना चाहते हैं Node.js की जो ऑफिशियल रेपो है उसके मेन ब्रांच के चेंजेस के साथ। तो हम चाहें तो उसके किसी दूसरी ब्रांच के, जैसे लेट्स सपोज एक्शंस वाली ब्रांच के चेंजेस के साथ मर्ज करना चाहते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। पर अभी के लिए हम चाहते हैं मेन ब्रांच के साथ हमारे चेंजेस मर्ज हो जाए। कौन से चेंजेस हमने किए हैं वो नीचे दिख भी रहे हैं कि हमने जो readme.md के अंदर चेंज किया है, क्या चेंज किया है, हमने एक लाइन ऐड की है एडिटेड बाय श्रद्धा, ये एक पॉजिटिव हमने चेंज किया है, ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो इस चेंज को हम उस Node.js वाली ब्रांच के साथ चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक नई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे ही हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे नोड वाली जो रेपो है जिस पर जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं उन्हें हमारी पुल रिक्वेस्ट दिखनी शुरू हो जाएगी। ऑल्दो हम ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि इस तरीके से एडिटेड बाय श्रद्धा अगर लिख दिया तो उसको वो वैसे ही मर्ज नहीं करने वाले, वैसे ही वो जो चेंज है वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बट बेसिक, और हमें करना भी नहीं चाहिए, बैड प्रैक्टिस है। बट लेट सपोज अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम जेन्युइनली कोई अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई अच्छा चेंज कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस तरीके से अपना चेंज ऐड कर सकते हैं या अपनी ब्रांच ऐड कर सकते हैं, और उसे ओरिजिनल जो हमारी बेस रेपोजिटरी है उसके अंदर, जो हमारी बेस ब्रांच है उसके अंदर जाकर उस चेंज को मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पुल रिक्वेस्ट एक ही अकाउंट की दो ब्रांचेस को मर्ज करने के लिए नहीं, किसी दूसरे अकाउंट में अगर हमें अपना कोड मर्ज करना है किसी दूसरे व्यक्ति की रेपो के अंदर, तो उस काम के लिए भी हम अपनी पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। तो पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले वो जो हमारा चेंज होता है, अपनी प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं, रेपोजिटरीज में अब हमें नोड दिखाई दे रही है। तो बेसिकली फॉर्क से शुरुआत होती है कि हम कोड को फॉर्क कर सकते हैं, अपनी खुद की एक क्लोन बना सकते हैं, अपने खुद का कोई डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो एक बार फॉर्क को रिवाइज भी कर लेते हैं। फॉर्क इज अ न्यू रेपोजिटरी दैट शेयर्स कोड एंड विजिबिलिटी सेटिंग्स विद द ओरिजिनल अपस्ट्रीम रेपोजिटरी। तो फॉर्क को हम कह सकते हैं कि एक रफ कॉपी के जैसी होती है जिसके ऊपर हम अपने चेंजेस कर सकते हैं, और उसके बाद जाके हमारी जो फेयर कॉपी होती है, फाइनल जो कॉपी होती है, उसके अंदर जाके हम फाइनल चेंजेस कर सकते हैं यूजिंग पुल रिक्वेस्ट, यूजिंग मर्ज। तो इस तरीके से गिटहब के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं जिनको हम डे टू डे बेसिस पर अब यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होमवर्क टास्क जो मैं आपको दूंगी वो यही होगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने डेल्टा से बनाए हैं उन प्रोजेक्ट्स को क्या करना है, उन प्रोजेक्ट्स को अपने गिटहब के ऊपर जाकर आपको अपलोड करना है। एंड अब से जैसे ही हम नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, कोशिश करनी है कि हम गिट को भी यूज़ करना स्टार्ट करें। अब उसके साथ साथ हम क्या करने वाले, गिटहब पे जो अपना कॉलेज अकाउंट है जिसके ऊपर डेल्टा के कुछ पहले से आपने फाइल्स डाउनलोड करके ही देखे होंगे, वहां पर हम एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे अपना कॉलेज डेल्टा प्रोजेक्ट्स के नाम से। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप खुद से अपना जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आप खुद से बनाते हैं, जो डेल्टा का पार्ट नहीं है, जिनको आपने एज अ होमवर्क प्रॉब्लम या खुद से नई एपीआईज को यूज़ करते हुए या कुछ और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए खुद से वेब डेवलपमेंट बेस्ड जो आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को आप डिस्प्ले करने के लिए, अपने दूसरे क्लासमेट्स को दिखाने के लिए उस रेपो के अंदर जाकर
पर मर्ज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट्स वाली रेपो को फॉर्क करना है, फॉर्क करके उसमें अपने चेंजेस ऐड करने हैं, अपने चेंजेस ऐड करके एक नई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है और उस पुल रिक्वेस्ट को फिर मर्ज कर लिया जाएगा उस डेल्टा प्रोजेक्ट्स वाली नई रेपो के साथ। तो ये भी चीज़ आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम रहेगी। आई होप गिटहब को पढ़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड अब नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे अपने बैक एंड के साथ।